हरिओम सभी को योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज हम लोग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लिप के बारे में और स्लिप से रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। स्लिप क्यों आवश्यक है उसके बारे में देखेंगे, क्यों हमें स्लिप पढ़ने की जरूरत पड़ी वो हम लोग देखेंगे। ओके, अगर हम लोग निद्रा की परिभाषा देखेंगे, निद्रा की परिभाषा मीन्स स्लीप का डेफिनेशन देखेंगे। अगर आयुर्वेद के अनुसार देखेंगे तो इंद्रिया विषयों मुक्त, यानी इंद्रियां जब विषय से मुक्त हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हमारी इंद्रियां विषयों से हमेशा घिरी रहती है। तो नींद एक ऐसा स्टेज है जहां पे हमारी इंद्रियां क्या हो जाती है, विषयों से मुक्त हो जाती है। ओके, ये आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार क्या बताया गया है, इंद्रिया विषयों मुक्त। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसका नाम है डिमेन। 1975 में उनके द्वारा क्या बोला गया है, डिमेन के द्वारा, कि जीवन का 1/3 भाग जो होता है वो निद्रा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पेट का कितना भाग भरा रहना चाहिए मिताहार में पढ़ते हैं ना, समझ लीजिए उसी तरह एक गोला बना लीजिए। तो उसमें से जीवन का 1/3 भाग जो होता है ना, सर्कल में 1/3 भाग जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका निद्रा कहलाता है। ठीक है, यानी उतना जो है हम लोग अपने जीवन काल में एक सर्कल का 1/3 भाग जो है हम लोग सोते हैं। अपना जीवन जो है इतना परसेंट भाग हम लोग सोने में बिता देते हैं। कितना, 1/3 भाग। ठीक है, 1/3। ओके, 1/3 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो 1/3 भाग हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन काल में, 1/3 भाग हम लोग सोने में बिताते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बच्चों की बात करेंगे कि जो शिशु होता है वो 5 साल तक, यानी कि 50% सबसे ज्यादा वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग 1/3 का बात कर रहे हैं, यानी मीन्स हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 में से 1/3 अगर भाग की बात करेंगे तो। ठीक है, मतलब 2.5 साल। तो क्या, 33.33%। तो 33.33% भाग हम लोग सोने में बिता देते हैं। ये हम लोग 100% की बात करेंगे तो। लेकिन जो एक बच्चा होता है वो 50% सोता है। ठीक है, अपने जीवन काल का अगर 5 साल तक उसकी आयु देखी जाए तो वो 50% सोता है। ठीक है, 50%। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी निद्रा क्या हो जाती है, 25% हो जाती है। यानी एडल्ट वाला स्टेज देखा जाए तो क्या हो जाता है, हमारा 25% हो जाता है। ठीक है, 25%। लेकिन जैसे ही वृद्ध होते हैं तो वो और भी घट के कितना हो जाता है, 16% हो जाता है। ठीक है, 16%। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमारा जो पोजीशन होता है सोने का, जब हम लोग सोते हैं तो हमारी पोजीशन इस तरीके से होती है। ठीक है, सबका अलग अलग सोने का तरीका है। तो ये बस ऐसे ही स्लिप है तो स्लिप का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग और भी एक चीज देख लेते हैं। अगर हम लोग निद्रा की परिभाषा देखेंगे, नींद की परिभाषा, तो नींद के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा निद्रा जो है एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, साथ में आवधिक यानी कि पीरियोडिक एंड प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती, रिजर्विवर, सॉरी, ये जो है, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक, औधिक और परिवर्ती, प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती, यानी कि ये जो तीनों जो है हमारी नींद की, जो एक प्राकृतिक है, अवधि और प्रतिवर्ती, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था है। ठीक है, कैसी अवस्था है ये, शारीरिक और मानसिक अवस्था है। यानी कि फिजियो फिजियोलॉजिकल स्टेज है। ठीक है, मेंटल एंड सॉरी, शारीरिक और मानसिक क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट है ये हमारी बॉडी की, जिसमें व्यक्ति की चेतना जो होता है, कॉन्शियसनेस जो होता है, वो अस्थायी रूप से जो है कम हो जाता है।
तो जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है जब हम लोग नींद में होते हैं, तो जो हम लोग चेतन अवस्था में होते हैं, जो जागरूक अवस्था में होते हैं, जिसे हम लोग जागरूक अवस्था बोलते हैं, चेतन की अवस्था बोलते हैं, यानी कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो वो जो है अस्थायी रूप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से कम होती है। ओके, और बाहरी वातावरण से संपर्क हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है जब हम नींद की अवस्था में रहते हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, सोने के बाद हमारा माइंड बहुत अच्छे से कार्य करता है, सोना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए सोना बहुत जरूरी होता है। ये क्लियर है सभी को? अब नींद क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, इसका महत्व की अगर हम लोग बात करेंगे, तो नींद जो है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ एंड मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यानी कि मेंटल हेल्थ, और साथ में इमोशनल संतुलन की बात करेंगे यानी कि इमोशनल बैलेंस के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो या फिर इमोशनल बैलेंस हो, ये तीनों चीज के लिए हमारा निद्रा जो है, नींद जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या करता है ये नींद, तो हमारी मेमोरी जो स्तर है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो स्मृति, सीखने यानी कि लर्निंग, और मस्तिष्क की मरम्मत, रिपेयर ऑफ ब्रेन में मदद करता है। तो स्मृति को बढ़ाने का कार्य करता है, उसके साथ ही हमें लर्निंग में मदद करता है, सीखने में मदद करता है, और हमारी मस्तिष्क की मरम्मत में, रिपेयरिंग में जो है सोना हमें बहुत जरूरी है, ताकि हमारी मेमोरी लेवल अच्छी हो, हमारी सीखने की जो है एबिलिटी वो अच्छी हो, और साथ में हमारे जो भी सेल वगैरह या टिश्यू वगैरह जो डैमेज हो गए हैं, तो वो अच्छे से कार्य कर सके, उसमें वो फिर से रिजुनरेट हो सके। तो इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। नींद जो है क्या हमें करता है, तो नींद ऊर्जा पुनः स्थापन करता है। ठीक है, रीस्टोरेशन का कार्य करता है ऑफ एनर्जी, फिर से हमें एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि जो चीजें हम जब नींद हमें नींद क्यों आती है, थके रहते तो नींद आता है, जैसे ही आप रेस्ट कर लेते तो उसके बाद एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ठीक है, तो पुनः स्थापना की कार्य करता है, किसकी, तो ऊर्जा की, एनर्जी की, और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, तो उससे क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, उसे मजबूत बनाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऊर्जा को पुनः स्थापित करने में, और साथ में हमारे इम्यून प्रणाली, जो इम्यून सिस्टम है, उसे मजबूत बनाने में हमारी निद्रा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब अगर हम लोग बात करेंगे तो नींद क्या है, नींद जो है एक जैविक आधार है, यानी कि बायोलॉजिकल बेसिक ऑफ स्लीप। ठीक है, तो ये एक जैविक प्रोसेस है जो कि अपने आप होता है। हमारा सर्केडियन क्लॉक की जब हम बात करते हैं तो उसके द्वारा जो है ये रेगुलेट किया जाता है। तो बायोलॉजिकल जो है बेसिक है हमारा नींद। अगर हम लोग बात करेंगे नींद में, तो नींद के मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होता है। नींद किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे, तो ये जो है हमारे आपकी मस्तिष्क के द्वारा यानी ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होता है, विशेषकर हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम। हाइपोथैलेमस हम लोग पढ़े हैं ना, जहाँ जो कि सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि नींद जो है मुख्य रूप से क्या करता है, तो आपके मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी विशेषकर आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा और ब्रेन स्टेम के द्वारा। उसके साथ ही अगर बात करेंगे तो मेलाटोनिन, आपको पता है नींद के लिए आवश्यक होता है। मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है, जिसे पीनियल ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। तो मेलाटोनिन का स्राव आपको पहले से ही आप पढ़ चुके हैं कि मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और ये एक हार्मोन है जो कि नींद को लाने का कार्य करता है। नींद जागरण चक्र जिसे हम लोग स्लीप वेक साइकिल की बात करते हैं, तो उसे नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो मेलाटोनिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करने का कार्य करता है आपका पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि नींद को सर्केडियन रिदम यानी कि 24 घंटे की जो जैविक घड़ी होती है, जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है रेगुलेट होता है। ओके, सर्केडियन रिदम यानी 24 घंटे जैविक जो घड़ी है उसके अनुसार जो है इसे नियंत्रित किया जाता है हमारे नींद को। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए यहाँ पे, ये सबको क्लियर होगा। अब हम लोग स्टेज की बात करेंगे, नींद के स्टेज की।
तो नींद को देखेंगे तो मुख्य इसके प्रकार देखेंगे तो 2 स्टेज में हम लोग इसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, नींद के अगर मुख्य प्रकार देखेंगे तो इसे हम लोग 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है NREM, जिसे हम लोग नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, आपकी यहाँ पे जो आई है वो बिल्कुल भी गति नहीं कर रही है, गैर तेज नेत्र गति नींद, यानी यहाँ पे आपकी आंखें बिल्कुल भी गति नहीं करती है, जिसे हम लोग नॉन रैम बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरी तरीके से हम लोग इसे नॉन रैम के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे REM रैम। ये आपको याद रखना है कि नींद के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, रैम है, जिसे हम लोग रैप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि तेज नेत्रिक गति नींद। यहाँ पे आपकी नेत्रों में तेज गति होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी बंद आंखों में, ऐसा नहीं सोचना है कि आंख आप खोल के वो गति कर रहे हैं। ठीक है, फिल्म चलता है यहाँ पे आपका। तो नॉन रेम और रैम आपको याद रखना है, ये नींद के 2 प्रकार हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। ओके, अब हम लोग रैम की बात करेंगे। तो रैम जो है नींद, रैम स्लीप की बात करेंगे तो रैम को अगर हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग 4 चरणों में डिवाइड करते हैं। अगर स्टेज बोला जाएगा रैम का, ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट का अगर स्टेज बोला जाएगा तो 4 स्टेज है इसके। ठीक है, कितने स्टेज है, तो 4 स्टेज है। ओके, अगर फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट समय आपको जब नींद जैसा लगने लगता है, यानी हल्की नींद, लाइट स्लीप होती है, यहाँ पे आपको हल्का फुल्का नींद आने लगता है। और यहाँ पे जो है आसानी से, जैसे कि आप तुरंत सोए हो, तुरंत सोए हुए हैं, तो आपको कोई भी अगर, जैसे बोलते हैं ना कि सोते हैं तुरंत, और कोई अगर बोल देता है तो बोलते हैं कि मेरा नींद खराब कर दी, अभी तो तुरंत सोए ही थे, आंख लगने ही वाला था कि उससे पहले ही नींद को खोल दिया गया। तो व्यक्ति को आसानी से यहाँ पे जगाया जा सकता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट की बात करें, जहाँ आपकी स्लीप क्या है, लाइट है, यानी हल्की है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मांसपेशियां शिथिल, यानी कि मसल जो है रिलैक्स हो जाती है, और कभी कभी झटके यानी जर्क लगते हैं। कभी कभी आप देखिएगा सोते अचानक बॉडी जो है क्या हो जाता है, हिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रारंभिक स्टेज है, मांसपेशियां जहाँ पे आपकी शिथिल हो रही है, मसल रिलैक्स हो रही है, यहाँ पे हुई नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन रिलैक्स होने के, जैसे कि हम लोग शवासन की मुद्रा में जाते हैं ना, तो रिलैक्स करते हैं बॉडी को, तो उस स्टेज में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेज 1 हुआ, और भी इसे हम लोग डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी थोड़ा थोड़ा देखिए। क्लियर है ये सभी को, लाइट स्लीप आपको याद रखना है एक वर्ड में। ओके, स्टेज 1 को। एंड स्टेज 2 देखेंगे तो यहाँ पे नींद थोड़ी गहरी हो जाती है, और यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क के तरंगे जो है, ब्रेन वेव जो है, वो क्या हो जाती है, धीमी, यानी कि स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, जो मस्तिष्क की तरंगे है वो क्या हो रही है, स्लो डाउन हो जा रही है, ब्रेन वेव जो है वो स्लो डाउन हो जा रही है। हम लोग देखेंगे ये जो क्या होता है। ठीक है, ब्रेन वेव, इसको हम लोग याद भी करेंगे। और हृदय की गति और श्वास यानी ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जो आपकी हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेज है, जिसे हम लोग थोड़ी गहरी नींद बोल सकते हैं, स्लाइटली जो है डीपर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड स्टेज। यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेज को डीप स्लीप के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, गहरी नींद यानी डीप स्लीप आपका थर्ड स्टेज में आता है। यहाँ पे शरीर की मरम्मत यानी रिपेयर और विकास यानी ग्रोथ होता है। तो यहीं पे आपकी शरीर जो है क्या करती है, मरम्मत करने का कार्य करती है। और यह नींद क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग गहरी निद्रा में रहते हैं, जहाँ पे हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा होता है, अपने आप को जो है रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका स्टेज हो गया थर्ड, इसे आप याद रखिएगा, डीप स्लीप। तो पहला लाइट स्लीप, दूसरा स्लाइटली डीपर स्लीप, और तीसरा याद रखिएगा डीप स्लीप। फोर्थ स्टेज चलेंगे तो फोर्थ स्टेज में डेल्टा वेव, यानी कि डेल्टा वेव स्लीप इसे हम लोग बोलते हैं। इसका नाम क्या है, डेल्टा वेव स्लीप, याद रखिएगा डेल्टा वेव स्लीप, क्योंकि इसमें मस्तिष्क की धीमी डेल्टा तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे डेल्टा तरंगे उत्पन्न होती है, इसी वजह से हम लोग इसे डेल्टा वेव स्लीप बोलते हैं। व्यक्ति को जगाना कठिन हो जाता है, यहाँ पे व्यक्ति को जगाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और ये चरण जो है ऊर्जा पुनः स्थापना, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ एनर्जी और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है। ओके,
तो यहाँ पे जो हमारा 4th स्टेज है, जिसे हम लोग जानते हैं डेल्टा वेव स्लीप के बारे में। यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिस्टोरेशन का कार्य हो रहा है, इम्यून सिस्टम मजबूत बनने का कार्य कर रहा है। ओके, तो ये आपके 4 स्टेज हम लोग किसके देखे, नॉन रैम के अंतर्गत देखे। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट के 4 स्टेप। पहला को लाइट स्लीप बोलेंगे, हल्की नींद। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलेंगे स्लाइटली डीपर स्लीप, और तीसरा को बोलेंगे डीप स्लीप, एंड चौथा को बोलेंगे हम लोग डेल्टा वेव स्लीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब रैम क्या है, रैम को देखते हैं। तो इस चरण में जो आंखें जो है हमारी तेजी से हिलती है। सुबह सुबह का जब समय होता है ना, जब आपकी नींदें खुलने वाली स्टेज हम लोग इसको बोलते हैं, यानी अब आपकी नींद खुलने वाली है। तो यहाँ पे आंखें जो है, आंखों में तेज हलचल होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है, आंखों में क्या हलचल हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। मस्तिष्क की गतिविधि, ब्रेन एक्टिव होने लगता है। सुबह सुबह उठने से पहले आखिर कुछ तो स्टेज आया होगा ना, तभी ना आप सीधे उठ के बैठ जाते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, ब्रेन एक्टिविटीज बढ़ जाती है, जागृत अवस्था जैसी लगने लगती है, नींद खुलने लगता है। सपने यानी कि ड्रीम इसी चरण में आते हैं। तो सुबह सुबह बोलते हैं ना, उठते हैं तो सपना आया, अच्छा हम ये देखे थे सपने में, तो इसे ड्रीम स्लीप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ड्रीम स्लीप। उसके साथ ही स्मृति, मेमोरी जो होता है, और साथ में सीखना यानी कि लर्निंग के लिए रैम नींद अत्यंत आवश्यक है। जैसे जो चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं वो सपनों में हम लोग देखते हैं, जो चीजें पूरा नहीं होती सपनों में देखते हैं। कभी कभी जो आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाए हैं नॉर्मली, लेकिन आपके सपने में सॉल्व हो जाते हैं ना, इसीलिए इसे बोला गया। स्मृति, मेमोरी और सीखने लर्निंग के लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। कौन, रैम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोग अभी स्लीप के बारे में देखे, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो था वो 4 स्टेज हम लोग उसका देखे, और जो हमारा रैम है उसको हम लोग अकेले पढ़ते हैं, जैसे हम लोग ड्रीम स्लीप के नाम से जानते हैं। इसको इजिली में आपको क्या याद रखना है, ड्रीम स्लीप। ठीक है, ड्रीम स्लीप किसे बोलते हैं हम लोग, तो रैम को बोलते हैं ड्रीम स्लीप। ओके, ये आपको भी याद रखना है, कीवर्ड में ये अभी याद ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नींद का चक्र होता है, जो साइकिल होता है, ये जो हम लोग पढ़े ना, रैम और नॉन रैम, हमारा जो नींद का चक्र है वो 90 मिनट का होता है। यानी एक साइकिल जो होता है, जो रैम और नॉन रैम का साइकिल होता है, वो 90 मिनट तक चलता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े, एक्चुअली मैं नोट पर छोड़ के आ गई हूँ, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रैम और रैम की बात करते हैं। नॉन रैम में हम लोग क्या देखे, 4 स्टेज देखे, और एक आपका क्या है, रैम का स्टेज है। ठीक है, खुद का अपना। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो 4 चीजें 5 चीजें आ रही हैं, लेकिन ये जो है साइकिल 90 मिनट तक चलता है। ठीक है, 90 मिनट तक, जब आप सोते हैं तो 90 मिनट तक चलता है ये साइकिल। ओके, तो नींद का चक्र जो है लगभग 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट्स का होता है। सामान्य व्यक्ति रात के लगभग 4-6 नींद चक्र यानी कि स्लीप साइकिल पूरा करते हैं। यानी यही 90 मिनट जो है, कोई 4 करता है, कोई 5 करता है। ठीक है, अगर 5 करेगा तो 9 पचे 45। ठीक है, यानी कि 450 मिनट वो क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, अगर साइकिल की बात करें ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे घंटे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या है, तो 450 है। ठीक है, अगर 60 मिनट की बात करते हैं, 1 घंटा 60 मिनट होता है ना। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42, और प्लस क्या हो जाएगा, 30, टोटल 450 हुए, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट लगभग हम लोग नींद लेते हैं, अगर हमारा 4 से 5 साइकिल हुआ। ओके, ये समझ में आया किसी को कि नहीं आया, ये बताइए, ये समझ में आया किस तरीके से हमारा साइकिल चला। और ओके, तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि लगभग हम लोग 7 घंटा 30 मिनट जो है हम लोग नींद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एडल्ट का अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, 4 मैम से 6 साइकिल बोला गया, यानी कि मीनाक्षी जी बोलिए। मैम अभी और 450। भी डाउट होंगे आप लोगों के कि मैम शुरू से हम लोग अगर फिर से जागृत अवस्था में आएंगे, यानी कि 90 मिनट पे चेंज हो रहा है, तो वह हम लोग बार बार क्या जागृत अवस्था में आ रहा है, फिर से ये अवस्था में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता ना हमें कि बार बार 90 मिनट में लोग उठते हैं और सोते हैं।
ठीक है, ये सवाल तो होगा ही आपके पास। यस मैम। मीनाक्षी जी और आप, मैम ये हाँ 450 कैसे आया? क्या? 450 कैसे आए? 450 मिनट्स, क्योंकि 9 अच्छा 6 54 540 मिनट्स आने चाहिए मैम का। 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 90 को। फिर से बोलिएगा। मैम 6 को 4 to 6 स्लीप साइकिल है ना, तो 6 को 90 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा। 450 मैम कैसे आया? 5, अच्छा हम यहाँ पे कितना लिए, 5 ही लिए ना, यहाँ 4 से 5 साइकिल, जैसे कि 4 से 6 साइकिल बोला गया है ना, तो मैं 5 ही साइकिल को डिनोट करी। ठीक है, 5 बार समझ ओके लीजिए आपका ये साइकिल चला। ओके, आप ओके इसे ओके। और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे किसी का 4 साइकिल कर सकते हैं, किसी का आप 6 साइकिल कर सकते हैं। ओके, तो ये समझाने के लिए 4 और 5 साइकिल लिखिए और मैं बताइए आपको 5 साइकिल का। ठीक है, ओके। अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करेंगे, अभी उसको फिर से देखना है हमें, ठीक है, पहले एक बार ड्यूरेशन देख लेते हैं। अगर इन्फेंट्स की बात करेंगे, शिशु की बात करेंगे, तो 14 से 16 घंटे वो सोते हैं बच्चे। ठीक है, 14 से 16 घंटे जो शिशु होते हैं वो, और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो 10 से 12 घंटे सोते हैं। हम लोग जब किशोर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हम 8 से 10 घंटे सोते हैं। ठीक है, एक वैक्स की बात करेंगे तो 7 से 8 घंटा सो रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा स्टेज है ना, जो मैं ये बताई, ये मैं एडल्ट का बताई हूँ। ठीक है, एडल्ट का। ओके, अगर हम लोग वृद्ध की बात करेंगे तो ये आपके 5 से 7 घंटे सोते हैं। ठीक है, 5 से 7 घंटे। तो आप इस तरीके से करके आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और देखते हैं इसमें और भी, और जो डाउट्स अभी आएंगे आप लोग के, वो मैं पहले क्लियर करती हूँ। देखते हैं, अगर हम लोग बेसिक ऑफ स्लीप साइकिल के बारे में देखेंगे, तो नींद चक्र जो होता है वो लगभग 90 मिनट का होता है, लगभग। ठीक है, 90 से 110 मिनट भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, लगभग, लेकिन 90 मिनट ही याद रखना है। इसमें जो है सभी स्टेज 1 से लेकर रैम स्टेज 5 तक आती है। अभी हम लोग जस्ट देखें कि हमारा जो है नॉन रैम, नॉन रैम और प्लस रैम। ठीक है, ये पूरा मिला के एक साइकिल होता है, ये पूरा मिला के क्या होगा, एक साइकिल होगा। वही बोला गया सभी स्टेज 1 से लेकर रैम तक स्टेज 5 तक आता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 डीप स्लीप जिसे बोलते हैं, और उसके बाद आपका जो है, अगर हम लोग रैम का देखेंगे तो स्टेज यहाँ 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, और रैम का अगर क्योंकि एक्चुअली जब स्टेज 4 में आते हैं ना, तो रैम वाली स्थिति हमारी प्रारंभ हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे ऐसे लिया गया समझने के लिए। ठीक है, तो रैम यहाँ स्टेज 4 और 5, यानी कि डिपेंडिंग इन क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ये स्टेज बार बार जो आता है, जैसे कि हम लोग स्टेज की बात करते हैं ना, कि ये 90 मिनट पे हमारा चेंज हो रहा है, तो ये बिल्कुल जो है स्टेज चेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहला चक्र जो हमारा 90 मिनट पूरा होता है, सबसे पहला जब हम लोग सोने के स्टेज में जाते हैं, नींद आना शुरू होता है, हम लोग स्टेज 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, फिर रैम में स्टेज में गए। तो यहाँ पे 90 मिनट जब पूरा होता है, फिर से स्टेज 1 से नया चक्र शुरू होता है। ये बात सही है। ठीक है, और इसी तरह पूरी रात ये चक्र जो है हमारा 4 से 6 बार दोहराता है। ठीक है, ये चक्र 4 से 6 बार जो है हमारा दोहराते रहता है ये चक्र, और हर चक्र में स्टेज का समय बदलता है। ठीक है, स्टेज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड रैम। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेज का जो ड्यूरेशन टाइम है ना, वो यहाँ पे चेंज होता है। पहला साइकिल का अगर हम लोग बात करेंगे, जब रात की हमारी शुरुआत होती है, तो यहाँ पे स्टेज जो थर्ड होता है, डीप स्लीप, वो ज्यादा समय लेता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। और रैम नींद जो है वो कम समय होता है। जब सबसे पहला जो हमारा साइकिल 1 है, ठीक है, क्योंकि हमें 4 से 6 साइकिल तक जानी है ना, तो हम लोग साइकिल 1 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे साइकिल 1 में आपकी जो रैम वाली स्थिति है वो सबसे कम है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे कम है। नहीं तो अगर ये ज्यादा रहेगा तो अब तो आप 90 मिनट के बाद ही उठ के बैठ जाएंगे ना, अगर ये ज्यादा रहता तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
और जो डीप स्लीप वाली स्टेज होती है ना, ये ज्यादा समय लेता है यहाँ पे। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रैम जो नींद का समय वाली है, ये जो आपका कम समय होती है। आखिरी साइकिल जो सुबह की ओर हम लोग जब जाते हैं, जब आप सुबह की ओर जाने वाले रहते हैं, यानी जब सुबह होने वाली रहती है, तो डीप स्लीप लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है, जब समझ लीजिए कि 4 से 5 साइकिल आपके पूरे हो गए हैं और आप जो अब सुबह होने वाली है, उस समय अगर डीप स्लीप की स्टेज देखेंगे तो वो क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये समझ में आया कि नहीं किसी को, पहले ये बताइए। ओके, योजना की चीजें आती जी। अभी और भी देखेंगे। हाँ बोलिए मेगा जी। एक बार फिर से रिपीट करें ना। फिर से रिपीट करो। ओके, हम लोग पढ़े कि जितने भी हमारे साइकिल है वो क्या होंगे, एक साइकिल हमारा 90 मिनट का होता है, और इस 90 मिनट में हमारा नॉन रैम और प्लस रैम, ये हमारे चलते रहेंगे, यानी 90 मिनट तक हमारा ये साइकिल चलेगा। ठीक है, और इसी में जो है ना, ये एक साइकिल है, और यही साइकिल हमारा कितनी बार दोहराने वाला है, तो 4 से 6 बार दोहराने वाले हैं। ठीक है, पूरे रात भर, क्योंकि 90 मिनट का एक साइकिल होता है। ठीक है, 90 मिनट का समझ लीजिए एक साइकिल होता है, तो ये 90 मिनट करके ये समझ लीजिए कि 5 बार ये दोहराए होंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। तो जो हमारा पहला साइकिल होता है ना, तो जब हम लोग नॉन रेम की स्टेज पढ़ते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, और लास्ट वाला जो आपका स्टेज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैम स्टेज। ठीक है, आर REM रैम। ठीक है, तो ये जो आपकी अंतिम वाली स्थिति, यहाँ पे जब हम लोग पहला स्टेज में रहते हैं ना, जब आपका समझ लीजिए कि पहला साइकिल चला है, अभी हम साइकिल की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए पहला साइकिल में आपको नींद की शुरुआत हुई, यहाँ पे हल्का सा गहरा नींद हुआ, यहाँ बहुत ज्यादा गहरा नींद हो गया, पूरा डीप स्लीप में चले गए। लेकिन अगर रैम वाली स्थिति अगर आ जाती है और ये स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा, हमारा नींद तुरंत खुल जाएगा, यानी कि रात को हम लोग 90 मिनट सोए नहीं और आपकी नींद खुल गई है, क्योंकि रैम आपकी क्या है, जागने वाली स्थिति है। ठीक है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जागृत स्लीप बोलते हैं ना, या आपकी स्वप्न वाली अवस्था बोलते हैं इसको, उठने वाली स्टेज रहती है। तो ये जो है ना, शुरुआत वाले जो हमारा साइकिल होता है, उसमें ये ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये रैम नींद जो है कम समय होती है, यानी होती है लेकिन ये कम समय होता है। ठीक है, कम समय होता है। लेकिन जब समझ लीजिए कि ये एक साइकिल हम लोग पढ़े, दूसरा साइकिल आ गया, तीसरा साइकिल आ गया, चौथा साइकिल आ गया, पांचवा साइकिल आ गया, पांचवा साइकिल आते आते क्या होता है ना, जो आपका डीप स्लीप होता है ना, डीप स्लीप जो स्टेट थर्ड में आता है, जैसे कि 1, 2, 3, जो आपके थर्ड वाली जो स्टेज है ना, वो क्या हो जाती है, इसकी जो है ना, ये लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, आपकी लगभग खत्म हो जाती है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका रैम एक्टिव होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बढ़ रहा है। अभी एक्चुअली मैं ऊपर से बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी भी ये कैसे बढ़ेगा। अब जैसे देखिए कि रैम नींद का समय बहुत जो है बढ़ जाता है, कभी कभी 40 से 50 मिनट तक। ठीक है, कब, तो हम लोग जब सुबह की बात कर रहे हैं तब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि हर बार जो है यही क्रम चलता है, स्टेज 1 से लेके हम लोग स्टेज 5 तक जाते हैं। ठीक है, तो हाँ और नहीं दोनों हम लोग यहाँ पे आंसर में देखेंगे। और जैसे कि हर बार चक्र हम लोग देखेंगे कि हर बार चक्र फिर से स्टेज 1 से शुरू होकर रैम तक पहुंचता है, हर, क्योंकि ये साइकिल चला, 5 बार साइकिल चला और स्टेज 1 से लेके हम लोग रैम तक गए। अगर हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि आप 8 घंटा सो रहे हैं। ठीक है, आप 8 घंटा सो रहे हैं, समझ लीजिए आपने सोने गया, पहला साइकिल आपका प्रारंभ हुआ, 90 मिनट का ये साइकिल चलने वाला है, स्टेज 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, और यहाँ पे जो आपका 3 वाला स्टेज है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, लॉन्ग। ओके, ये स्टेज आपका क्या है, लॉन्ग है, और जो आपका रैम वाला स्टेज है उसका भी समय ड्यूरेशन देखिए, ये क्या है आपका 5 से 10 मिनट ही है, ताकि आप फिर से उठ ना जाए इसीलिए। ठीक है, 5 से 10 मिनट है, लेकिन देखिएगा धीरे धीरे ये ड्यूरेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा। अब आप 90 मिनट सो चुके हैं, 90 मिनट से आप आगे बढ़ गए, फिर साइकिल में आए, और आपका स्टेज 1, 2, 3 जो है शुरू हो चुका है। स्टेज जैसे ही आप थर्ड में आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये लेस हो रहा है, और ये थोड़ा लंबा हुआ, रैम का स्टेज क्या हो रहा है, थोड़ा लंबा हुआ,
और ये 15 मिनट तक चला गया। पहले 5 से 10 मिनट था, अब ये 15 मिनट तक चला गया। ठीक है। थर्ड साइकिल में जैसे गए आप समझ लीजिए 180 से 270 मिनट अब आपका पूरा होने वाला है। तीसरा स्टेज में आप जाने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज 1 2 3 आए और जो आपका थर्ड वाला स्टेज है ये क्या हो गया, ये वहां पे लेस हुआ था, यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। ठीक है। और भी ये कम होता जा रहा है। और जो आपकी रैम की स्टेज है वो कितनी हो गई है, तो 20 से 25 मिनट हो गई है। साइकिल फोर्थ में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये मोस्टली क्या हो जाती है, स्टेज 2। स्टेज 1 तो चला ही गया, यहाँ पे स्टेज 1 उतना काम नहीं कर रहा है, स्टेज 2 है। और रैम जो है आपके यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है। केवल यहाँ पे स्टेज जो है 2 दिखता है। आपकी जो डीप स्लीप वाली स्टेज है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो गई है, मतलब समझ लीजिए कि ना के बराबर है। ठीक है। यहाँ मोस्टली आपके स्टेज जो है 2 ही चल रहे हैं। और रैम जो है वो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया है, तो वो जो है 30 से 40 मिनट का हो गया है। साइकिल फिफ्थ में जब हम लोग जाते हैं, जब आपका समझ लीजिए कि 7 घंटा नींद पूरा होने वाला है और वहां पे ऑलमोस्ट आपके स्टेज थर्ड जो है वो क्या है, बिल्कुल भी खत्म हो गया है। और जो आपकी रैम वाली जो स्टेज है वो आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, कितने मिनट की हो गई है, तो 40 से 50 मिनट की हो गई है। ठीक है। 40 से 50 मिनट की। ओके। यहाँ समझ में आया कि किस तरह हमारा स्टेज तो चलता है, हमारा साइकिल जो है वो चला। ठीक है। 5 से 6 बार हमारा साइकिल चला, लेकिन उसमें भी जो हमारा स्टेज है, स्टेज के जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे चेंज होता गया। ठीक है। शुरुआत में जो हमारा डीप स्लीप वाला स्टेज था वो बहुत ज्यादा था, लॉन्ग था। ठीक है। यानी ज्यादा समय तक ये चला होगा। ओके। बाकी की तुलना में क्लियर है, ये बताइए। मैम अ, जैसे मैं अपना जैसे बताती हूँ, सुबह जैसे हम हम्म। उठते हैं तो बार बार अराउंड 3:30 या 4 बजे के आसपास ना आदत हो जाती है, एक ब्रेन को हैबिट है कि अब अलार्म बजने वाला है थोड़ी देर में, तो बार बार फोन चेक करना, मतलब कच्ची नींद ही होती है हालांकि, हाँ। लेकिन हम्म। लेकिन हम बार बार वो फोन का एक आंख से ऐसा चेक करते हैं कि हाँ कितना बजा, 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे। तो वो वाला हम्म। स्टेज यानी उठने वाली स्टेज ज्यादा होगी, क्योंकि हम नहीं उठना चाह रहे हैं पर वो उठ रहा है, वो शरीर उठा रहा है, मैं बार हाँ, बार वो ब्रेक। शरीर ही आपका, हाँ, सर्केडियन रिदम ही आपका काम कर रहा है, वो क्लॉक साइकिल काम कर रहा है वहां पे। क्योंकि आपके यहाँ डीप स्लीप क्या हो गई है, एकदम बिल्कुल भी खत्म हो जाती है ना लास्ट स्टेज में, इसी वजह से। और हम लोग तो जबरदस्ती सोते हैं तो फिर सपना ही देखते हैं, फिर दिन भर सोए रहिएगा तो सिर्फ सपना ही चलेगा, फिर तो वो नींद वाली साइकिल आती भी नहीं है। जी मैम, ठीक है ठीक है। तो रात भर में साइकिल जो है हमारा 4 से 6 चक्र चलता है, लेकिन जैसे जैसे साइकिल रिपीट होता है, डीप स्लीप का स्टेज जो थर्ड जो होता है वो घटता जाता है और रैम स्टेज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डीप स्लीप का स्टेज घटेगा और रैम का स्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ओके। ये हो गया होगा क्लियर। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक्चुअली हम लोग चारों को देख चुके हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। जो हमारा रैम वाला स्टेज होता है ना, नॉन रैम वाला स्टेज, जिसे हम लोग क्वाइट स्लीप बोलते हैं, जो शुरुआती वाला, जिसमें आपके स्टेज 1 से लेके 4 तक आता है। तो उसमें जो आपकी आंखें की पुतली की गति क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे रुकने लगती है। स्वप्न नहीं यहाँ पे आएगा आपको, शरीर का तापमान आपका कम हो जाएगा, दिल की धड़कनें यहाँ धीरे हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से आपका बॉडी रिलैक्स रहता है यहाँ पे नॉन रैम के स्टेज में अगर देखेंगे तो, जिसमें हमारा स्टेज 1 से लेके 4 तक आता है। जो रैम वाली आपकी स्टेज है, यहाँ पे क्या है, ब्रेन ज्यादा काम कर रही है। ठीक है। और आंख की पुतलियां में गति होने लगी है, स्वप्न आना शुरू हो गया है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, आपका रक्त दाब बढ़ रहा है, साथ ही आपकी श्वसन दर जो ब्रीदिंग है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और शरीर का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो भी आपका ज्यादा हो रहा है, दिल की धड़कनें क्या हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, आपकी ज्ञान इंद्रिया क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है। तभी तो आप आंख खोल के देखते हैं, मोबाइल को चेक करते कितना टाइम हुआ नहीं हुआ ना। तो आपकी ज्ञान इंद्रिया जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। सामने क्या चल रहा है, किधर सुबह सुबह गाना बजने लगा, कहाँ झाड़ू का आवाज आ रहा है, सबसे पहले तो झाड़ू का आवाज ही सुनाई देता है। कभी कभी 4 बजे भी सुबह उठ जाएंगे, 3 बजे भी, तो झाड़ू का कहीं ना कहीं आवाज सुनाई दे ही देता है। तो हम लोग को लगता है कि कौन इतना सवेरे उठ जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ, अगर हम लोग स्लीप देखेंगे, यहाँ वेव के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग यहाँ पे 3 चीज को देखेंगे। नींद के क्षेत्र में मुख्य 3 तरह के अध्ययन होते हैं। ठीक है। हम लोग जब नींद की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग
देखेंगे किस प्रकार हम लोग अध्ययन करते हैं अपनी नींद की। आखिर कौन सा वेव कब चल रहा है, कौन सा वेव एक्टिव है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं कि हमारा माइंड में अभी कौन बीटा चल रहा है या अल्फा चल रहा है या थीटा चल रहा है। क्योंकि हम लोग जब शवासन की मुद्रा में है या फिर योग निद्रा की अवस्था में, तो हम लोग यहाँ पे नींद की स्टेज को ही पूरे करते हैं ना, तभी ना बोलते हैं कि अगर हम लोग आधा घंटा भी अगर हम लोग अच्छे से योग निद्रा कर लेते तो हमारा जो है वो साइकिल अच्छे से पूरा हो जाता है, यानी कि 4 से 5 घंटा का नींद हम लोग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करता है कि कौन सा वेव आपका चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यही वेव के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जब हम लोग मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं, नींद के बारे में बात करते हैं, उसके अध्ययन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ओके, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद जो है ईएमजी, यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम। ठीक है, और जो ईओजी है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राम, इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राम। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम और इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेन का एक मशीन होता है जिसे हम लोग ईईजी बोलते हैं, जिससे हम लोग ब्रेन की वेव को नापते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से इस तरीके से लगाया जाता है। आप जब सो रहे होते हैं तो कौन सा आपका ब्रेन कब एक्टिव है आपके स्लीप के अध्ययन करने के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि कि असामान्य का जो है पता लगाने के लिए ईईजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर बोला जाएगा कि हम लोग ब्रेन का अध्ययन कैसे करते हैं, ब्रेन के वेव का अध्ययन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से करते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मशीन किस तरीके का होता है वो लिखा गया, उतना जानना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ब्रेन के जो 5 वेव होते हैं ना, उसको क्या करता है, उसको ये मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि गामा है, बीटा है, अल्फा है, थीटा और डेल्टा है। ठीक है, हम लोग ये 4 वेव के बारे में लिखते हैं ना, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप लोग को और बताना होगा, उसके बाद शायद ज्यादा समझ में आएगा। 1 सेकंड। पहले हम कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, अवेक वाली स्टेज में है। ठीक है, अभी राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, एक्चुअली मैं नोट पैड से नहीं लिख रही हूँ, माउस से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा बीटा वेव एक्टिव रहता है। ठीक है, बीटा वेव, बीटा वेव एक्टिव रहता है। जब हम लोग ड्रॉजी बोलते हैं ना, हापी वगैरह आने लगा, थोड़ा सा आलस्य टाइप का आता है ना, तो उस समय कौन सा आपका एक्टिव रहता है, अल्फा, अल्फा की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अल्फा, नींद आने वाली जो अवस्था होती है, उबासी वगैरह आने लगता है, सोने का मन करने लगता है, तो आपकी अल्फा वाली स्टेज है। स्टेज 1 में आएंगे, स्टेज 1, स्टेज 1 में हमारा क्या एक्टिव हो जाता है, थीटा। आप लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग योग निद्रा की स्थिति में रहते हैं तो कभी अल्फा और थीटा एक्टिव होता है, ये ऐसा पढ़े हैं, याद है आप लोगों को कोई भी? तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा स्टेज 1 है, तो उसमें थीटा आपका एक्टिव हो गया है। ठीक है, स्टेज 2 की बात करेंगे, स्टेज 2, यहाँ पे आपका जो है के कॉम्प्लेक्स, इसको देखेंगे क्या है ये, के कॉम्प्लेक्स और प्लस आपके स्लीप स्पिंडल, स्लीप स्पिंडल्स, ये यहाँ पे आते हैं। एंड हम जब थर्ड स्टेज में जाते हैं, थर्ड स्टेज सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ जाइएगा, स्टेज थर्ड ही लिखे हैं। ठीक है,
तो थर्ड स्टेप में आते हैं तो यहाँ पे आपका कौन सा वेव एक्टिव होता है? डेल्टा। डेल्टा, ओके, थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में जाते हैं, फोर्थ में, तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है आपका? डेल्टा जो है डीपर, डेल्टा ही रहेगा, लेकिन डेल्टा क्या हो जाता है यहाँ पे? और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यही डेल्टा और क्या होगा? डेल्टा की स्टेज और भी ज्यादा यहाँ बढ़ जाएंगी। और उसके बाद फोर्थ स्टेज के बाद हम लोग रैम के स्टेज में आते हैं, REM रैम के स्टेज में, रैपिड आई मूवमेंट में। तो यहाँ पे आपका फिर से कौन सा वेव चलेगा? बीटा चलेगा, ठीक है। जागृत अवस्था में आपका कौन सा एक्टिव रहता है? तो बीटा एक्टिव रहता है, ठीक है, एक्टिव स्टेट बोल सकते हैं। ओके, ये क्लियर है सभी को? अल्फा हम लोग जब जागृत रहते हैं तो बीटा आपका चालू है, थोड़ा मोड़ा आपको आलस वगैरह आने लगा या फिर आप जैसे ही लेटे अल्फा चालू हो जाता है। स्टेज 1 में आते हैं तो थीटा एक्टिव होता है। स्टेज 2 में आपके के कॉम्प्लेक्स एंड स्लीप स्पिंडल आने लगते हैं। और जब स्टेज हम लोग थर्ड में जाते हैं तो डेल्टा एक्टिव हो जाता है। फोर्थ में जाते हैं तो और भी डीप डेल्टा आ जाता है। और रैम में आते हैं तो बीटा एक्टिव हो जाता है। बताइए किनका सवाल है? मैम हम्म मैम ये आप थोड़ा और इलेबोरेट करके बताएंगे जो हाँ हाँ वेव्स हैं, बताएंगे, बीटा और अल्फा। बताएंगे मैम कुछ सारा समझ अभी नहीं और। आया यहाँ पर। ओके, ठीक है ठीक है, अब नहीं समझ में आया ना, मैं बता रही हूँ। क्या मुझे पूछना था, जो दोपहर की नींद हम्म होती है वो भी सेम ही, मतलब ये 4 साइकिल होते हैं, 5 साइकिल? हाँ होता तो है साइकिल ऑफ कोर्स। 1 घंटा की नींद हम लोग ले रहे हैं, यानी 90, एक साइकिल चला लेते हैं। थोड़ा मोड़ा नींद लेते हैं तो एक साइकिल चला लेते हैं ना, ज्यादा सो जाएंगे तो 2 साइकिल चला लिए। रात के जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ रिलैक्स तो होता है। सेम वही है, नींद नींद जब भी आ रही है आपको तो वही स्टेज आपकी चलेगी, ठीक है। ये वाला बिल्कुल समझ में नहीं आया या फिर मैं जो लिखी वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये बताइएगा मीनाक्षी जी। मैम ये बीटा अल्फा थीटा मैम ये समझ नहीं आया, मतलब कैसे ओके, पता चलता है वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए सबसे पहले कैसे पता चलता है? ये EEG के द्वारा पता चलता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम के द्वारा पता चलता है। ये हमारे ब्रेन में इस तरीके से ये लगाया जाता है। और आप जब सोते हैं ना तो कौन से स्टेज में कौन सा वेव चल रहा है, आपका जो बीटा वेव होता है ना वो जागृत अवस्था वाला वेव होता है। नॉर्मली जब आप काम वगैरह कर रहे हैं, अभी जब आप क्लास देख रहे हैं तो आप बीटा एक्टिव है, ठीक है। आज अभी जैसे कि रात को तो सोने ही जाएंगे ना आप, थोड़ा देर के बाद पढ़ते पढ़ते आपको आलस आने लगेगा तो अल्फा एक्टिव हो जाएगा। स्टेज 1 में जाएंगे, बेड पे सो गए हैं, थीटा एक्टिव हो गया है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे टिश्यू और सेल अच्छे से क्या हो जाते हैं, वहां पे काम करने लगते हैं। स्टेज 2 और थर्ड में हम लोग देखे ना इसी टाइप का, ठीक है। तो स्टेज थर्ड में आते तो हमारा डेल्टा वेव एक्टिव हो जाता है, यानी डीप स्लीप। डेल्टा को डीप स्लीप से याद रखेगा। डेल्टा में हम लोग पूरे क्या चलते हैं, जैसे सुसुप्ति वाली अवस्था बोलते हैं ना, आपको कोई उठाएगा भी ना तो फिर भी नहीं उठेंगे आप, ठीक है। वो वाली स्टेज आ जाती है। फोर्थ स्टेज जो है आपका वो और भी डेल्टा का डीपेस्ट स्टेज आ जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पूर्ण ऐसी अवस्था, जैसे कि पूरी योग निद्रा वाली अवस्था में अच्छे से जब हम लोग वहां पे करते हैं। इसको और भी हम लोग देखेंगे, अच्छे से नहीं समझ में आया तो रुकिए पहले हम वही बता देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए पहले वेव को समझ लीजिए कि वेव होता क्या है, ठीक है। वेव में क्या चीजें हो, जो हमारा गामा वेव होता है ना, गामा वेव, ब्रेन की ये 5 वेव है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो G, B, A, T, D, ठीक है। यानी कि गाना बजा, बैट क्या किया, डांस किया, BAT बैट, बैट क्या किया, डांस किया, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। G से गामा हो गया तो गामा बैट डांस, याद रहेगा, गामा बैट डांस, ठीक है, गामा बैट डांस। तो यहाँ पे गामा जब वाली स्थिति रहती है ना आपकी, जब आ, ये दिमाग की नसें जो है ना, जब गामा वेव एक्टिव होता है ना तो आपकी दिमाग की नसें फट जाती है। जब आए बहुत लोग बीमार पड़ते हैं ना तो ICU में ऐसा ये होते हैं ना, ICU में उसे सुला दिया जाता है। तो ये वाली स्टेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेज होता है ये, ठीक है।
दिमाग कुछ ज्यादा ही उस इंसान का काम कर दिया हो, तो आईसीयू में जब रहते हैं दिमाग की नसें फट जाती है, तो वो गामा वाला स्टेज होता है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति पागल वगैरह भी हो सकता है। तो ये गामा वाली स्टेज है। ठीक है, बीटा वाली जो स्टेट है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह बीटा से लिख सकते हैं, तो ये आपकी जागृत अवस्था होती है, ज्यादा वर्क कर रहे हैं, आपकी तेज सांस चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। अभी जो हम लोग जिस स्टेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो आप किस स्टेज में है? बीटा स्टेज में है। ठीक है, ब्रेन हेमरेज भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपके बीटा स्टेज जो जागृत अवस्था है, जिसे हम लोग नॉर्मली जागृत अवस्था बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? बीटा पे। अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग जागृत है, अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो अल्फा वेव होता है ना, जब आप शवासन में जाते हैं या योग निद्रा में, जब परानुकंपी है, यानी कि आपकी बॉडी वगैरह क्या हो गई? शिथिल हो चुकी है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि निद्रा में जाएंगे, बॉडी को शिथिल करें, ठीक है, रिलैक्स करें। आपकी परानुकंपी जो है, यानी कि पूरा बॉडी रिलैक्स है अच्छे से, तो इस समय जो है आपके अल्फा वेव चल रहे होते हैं। ठीक है, अल्फा वेव। अल्फा वेव आप नॉर्मली जैसे कि याद रखिएगा, योग से याद रखना है तो शवासन और योग निद्रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीटा वाली जो स्टेट है, थीटा वाली स्टेट, इसे हम लोग बोलते हैं ध्यान की अवस्था। ध्यान करते हैं ना तो हमारा थीटा एक्टिव होता है। ठीक है, थीटा वेव एक्टिव रहता है तो ध्यान कर पाते हैं। ओके, और जो आपका डेल्टा वेव है, डेल्टा वेव, इसे हम लोग डीप स्लीप बोलते हैं। ठीक है, डीप स्लीप यानी कि सुसुप्ति की अवस्था। इस समय कुछ भी चीज का भान नहीं रहता है आपको, कितनों भी कोई उठाएगा ना तो नहीं उठेंगे आप, तो ये डीप स्लीप की अवस्था है। ठीक है, डेल्टा वेव। ओके मीनाक्षी जी, अभी क्लियर है? ओके मैम, यानी कि मैम ये वेव्स मतलब कि जो हमारी नर्वस सिस्टम है, या जो हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं अंदर, आर्टरी वेन, हम्म उनमें ब्लड फ्लो कैसा होता है, उसकी स्पीड, वो वेव कहलाई गई है। यानी कि ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है उसकी स्पीड को वेव कहा गया है, यही मतलब हुआ ना मैम? हाँ, ये आप ले सकते हैं। सोते समय आपकी माइंड क्या कैसे काम कर रही है और किस तरीके से, और ब्रेन ही आपको पता है कि ब्रेन के वेव है, और ब्रेन ही सारा काम करवाता है ना, आपके बॉडी को पूरे नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है। तो ये वेव पे ही डिपेंड करता है, आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो इस वेव के बेसिस पे ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस मैम, जैसे कि अगर ब्लड हमारा नॉर्मल फ्लो कर रहा है तो वो हमारा डेल्टा में या फिर थीटा में होगा, या अल्फा के अराउंड होगा, बहुत ही नॉर्मल फ्लो अगर हो रहा है या उस हिसाब से। और अगर अभी हम्म जैसे हम लोग एक्टिव हैं काफी, या जब हम वर्कआउट करते हैं या योग एक्सरसाइज कुछ इस तरह हम्म से करते हैं, तो हम बीटा में होते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्लड थोड़ा ऊपर नीचे रहता है हमारा। और कई बार ऑफ कोर्स। एक्सेस में हम कुछ कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा, जैसे ट्रेडमिल पर लोग करते हैं अपनी कैपेबिलिटी हम्म, कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो गामा में जा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन हैमरेज हो सकता यस, है उस। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। हम्म, बहुत अच्छा। अब मैम यहाँ इसमें पे एक देखिए। ये समझ में आ रहा है, हम्म, बताइए। डेल्टा याद करने के लिए तो डीप स्लिप तो उसको ऐसे याद कर लो कि जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल भी कह देते हैं कि कुंभकर्ण की नींद में सोना, तो वैसा वाला। हम्म, हाँ, डेल्टा डीप स्लीप बोल सकते हैं ना। पहले डी से देखिए, सबसे पहले डीप स्लीप में आपको याद रखना है डी से डीप, डी से डेल्टा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा वेव चलता है ना, उसका भी कितना से कितना हर्ट्ज उसका वेव का ये है, मतलब किसमें आपका जो है ना, किस तरीके से वेव चल रहा है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बैड डांस देख लिए है ना, गामा बैड डांस। तो देखिए हम लोग नीचे से ही शुरू करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि डेल्टा में देखेंगे तो 0.1 से 3 हर्ट्ज हम लोग आवृत्ति को मापते हैं ना, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में आवृत्ति के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। आवृत्ति को इंग्लिश में बोल सकते हैं, याद नहीं आ रहा फ्रीक्वेंसी। क्या बोल। हाँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। जी, फ्रीक्वेंसी। तो हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या फ्रीक्वेंसी होता है, डेल्टा का बात करेंगे तो 0.1 से लेके 3 हर्ट्ज तक आपको याद रखना है, इसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, डेल्टा की। तो डिटैच, अवेकनेस, ठीक है, हीलिंग स्लीप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीलिंग स्लीप। ओके, जब आपकी डेल्टा एक्टिव है। पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कितना से कितना हर्ट्ज है, क्योंकि ये भी आपके मिलान करने के लिए दिया जाता है। 1 से 3 याद रखिएगा लगभग। ठीक है, 0.1 है लेकिन आप 1 से 3 याद रखिए। ठीक है, थीटा में गए तो आपको क्या याद रखना है? 4 से लेके 7, यानी 3 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 4, और 4 से लेके 7 आया। ठीक है, अल्फा में जाएंगे तो 7 से 1 बढ़ के क्या है? 8 है, और 8 से 15 याद रखना है। ठीक है,
और फिर आप जब बीटा में गए तो बीटा में आपको 1 बढ़ा के 16 से 30 तक याद रखना है। ओके, और गामा में गया तो आपको 31 1 बढ़ा के 100 तक याद रखना है। 100 हर्ट्ज तक आपको लेके जाना है। ठीक है, 100 हर्ट्ज तक आप लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा। सबसे पहले याद आपको यही रखना है, गामा बैट डांस। ठीक है, क्योंकि नीचे डी से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा 0.1 से लेके कितना हो जाएगा 3। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 4 से लेके आपका हो जाएगा 7। इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 8 से लेके आपका हो जाएगा 15। उसके बाद बीटा का फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 16 से हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 30। गामा का देखेंगे तो 31 से लेके आपका हो जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाइएगा। ये वाला जब आपको याद रहेगा कि कौन कौन से वेव है आपके। ठीक है, गामा बैट डांस इस तरीके से याद रख लीजिएगा। ओके, तो आपकी थीटा वाली जो है ये मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन आपकी इंट्यूशन होती है मेमोरी की। आपकी अल्फा वाली जो स्टेज है वो आपके रिलैक्सिंग विजुअलाइजेशन क्रिएटिविटी को दिखाता है। और जो आपके बीटा है ये क्या है, ये अलर्टनेस है। ठीक है, अलर्टनेस है आपके कंसंट्रेशन कॉग्निशन का। ठीक है, और जो गामा वाला स्टेज है ये आपके इनसाइट पिक फोकस। ठीक है, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस, पूरा कॉन्शियसनेस और चेतन में चले जाते हैं ना, उसको बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए इसमें कुछ पिक्चर है कि नहीं, मेन आपको ये भी याद रखिएगा तो चलेगा। ये सारा यहाँ पे ब्रेन को किस प्रकार मापते हैं ना, वो सब यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ब्रेन का यहाँ पे हम लोग साइकोलॉजी ऑफ स्लीप अगर देखेंगे। ठीक है, कैसे हमें नींद आती है, नींद में हम लोग सोने कैसे चले जाते हैं। सेरोटोनिन जब लाइट रहता है तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब हमें नाइट होता है तो क्या होता है, मेलाटोनिन हमें रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, है ना, पीनियल ग्रंथि से होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंखें की ऑप्टिक नर्व्स हाइपोथैलेमस के पास जाती है। नींद की जब अवस्था आती है ना तो आंखों की जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो कहाँ जाती है, हाइपोथैलेमस के पास जाती है। ऑप्टिक नर्व्स पढ़े हैं ना हम लोग, आंखों की नर्व्स के बारे में देखे हैं ना आप लोग। तो आंखों की जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो हाइपोथैलेमस के पास जाती है। वहां पे सीएनएस यानी कि सुप्रा, ठीक है, कैस्मेटिक न्यूक्लियस, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। और वहां पे जो है पीनियल जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड में वो जाता है। और पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है और हमें नींद आने लगती है। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिव सॉरी ऑप्टिक नर्व्स है, या एप्टिक नहीं होगा, ऑप्टिक होना चाहिए। ऑप्टिक नर्व्स है वो हाइपोथैलेमस के पास गई। हाइपोथैलेमस जो है वो किसे सूचना दी है, तो एससीएन को दी है। और एससीएन जो है नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को रिलीज करता है। और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड के पास जाता है। और पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड उससे मेलाटोनिन का सिक्रेशन कर देती है, जिससे हमें नींद आने लगता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये आपकी लाइट वाली स्टेज है। जैसे ही रात होती है आपके आईज ऑप्टिक जो नर्व्स है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन उसे सूचना देता है। और फिर वो जो है आगे जाके पीनियल ग्लैंड को सूचना देता है। और पीनियल ग्लैंड जो इस तरीके का रिएक्शन होता है और मेलाटोनिन जो है रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये 24 घंटा आपका सर्केडियम रिदम चलता रहता है ना, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सर्केडियम रिदम 24 घंटा जो हमारा चलता रहता है। अब यहाँ पे ये एक चार्ट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। सेम वही चीज है, बस यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपकी जो गामा वाली स्टेज होती है ना, तो वो एंजाइटी और एंगर वाला स्टेज है। बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव हो गए हैं। ठीक है, आपा खो देना जिसको बोलते हैं ना, व्यक्ति का जब पतन हो जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना इसमें भगवत गीता में, व्यक्ति का पतन कैसे होता है, विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश होगा और व्यक्ति अपनी स्थिति में खुद ही गिर जाता है। तो वो एंगर वाली स्थिति है। ठीक है,
तो यहाँ पे एंजाइटी वाली स्टेज बोलेंगे, गामा वाली जो आपकी स्टेज है। बीटा जो है आपका जागृत अवस्था है, आंखें खुली रहती है, हल्का तनाव में रहते हैं, ठीक है, कि हमें ये करना है वो करना है, दिन भर आप यही इसी स्थिति में रहते हैं। अल्फा वाली स्टेज देखेंगे तो यहाँ पे आपकी हल्की नींद और भटकता मन, यहाँ हल्की नींद आती है, ठीक है। इसमें अल्फा वाला स्टेज में आपको हापी वगैरह आने लगता है, अब हमको थोड़ा सा सोना है, जैसे दोपहर में कभी कभी बोलते हैं ना खाने के बाद जो स्थिति होती है, तो वो आपकी अल्फा वाली स्टेज है, ठीक है। और जो थीटा वाली स्टेज है ये आपके एक्सेस डिप्रेशन वाला स्टेज है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये एक्सेस डिप्रेशन वाला स्टेज है। और अगर ऐसे बात करेंगे तो मेडिटेशन वाला है, ठीक है, मेडिटेशन वाला स्टेज। डेल्टा जो है, डेल्टा में बात करेंगे तो इसे डीप स्लीप बोलते हैं, सुसुप्ति वाली अवस्था बोलते हैं इसमें, ठीक है। और जब किसी किसी को मिर्गी, सुने एपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम, मिर्गी आती है ना, तो मिर्गी में व्यक्ति क्या होता है, अचानक गिर जाता है, तो वो इसी स्टेज में चला जाता है, अचानक वो शरीर की कौन सी स्टेज में, डेल्टा वाले स्टेज में चला जाता है, नॉन रैम वाली स्टेज में, ठीक है, डीप स्लीप वाली स्टेज में चला जाता है। इसलिए थोड़ी देर के बाद वो उठता है, फिर उसे रिलैक्स होता है थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेज की बात करेंगे कि हमारा जो रैम और नॉन रैम के बारे में बात करेंगे, तो वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा में किस तरह काम कर रहा है, कौन सा रैम में कौन सा हमारा वेव चल रहा है, ये हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन रैम का स्टेज की अगर बात करेंगे, ओके, नॉन रैम के स्टेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा, ये आपके नॉन रैम का स्टेज है। आपका थीटा जो है ये भी नॉन रैम का स्टेज है, अल्फा भी नॉन रैम का स्टेज है, ठीक है, बीटा आपका क्या है, रैम का स्टेज है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हम लोग जो स्टेज रैम की बात करेंगे, नॉन रैम से अगर इसे डिफाइन करेंगे, तो नॉन रैम आपके 3 नीचे वाले, जो मैं गामा बैड डांस करी हूँ, बैड डांस वाला में आप इस तरीके से, जैसे वो लिखे थे ना वेव को इस साइड, वो दूसरे साइड ये भी लिख के याद रखिएगा, ठीक है। नॉन रैम, एन रैम, एन रैम, एन रैम लिख लीजिएगा, और ऊपर वाला में रैम, ताकि आप उसे याद करने के लिए शॉर्ट में कभी भी कॉपी में लिख के याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए आरती जी। मैम जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अभी वो फिट्स का, मिर्गी किसका? के दौरे का, मैम वो फिट्स जो पड़ते हैं, तो मैम कई लोग ऐसे होते हैं जैसे अभी अपनी प्रॉपर जागृत अवस्था में है, जो कि बीटा स्टेज है हमारे, बीटा वेव्स, उससे डायरेक्टली वो स्विच कर जाते हैं एकदम डेल्टा वेव में, तो मैम वो क्या वही हो वजह जाता है, है। मतलब ऐसा उसका क्या वजह होता है? यही है ना, बताती हूँ इसका वजह। मैं जैसे 2-3 देखी हूँ। एक मेरे फैमिली में ही है, बचपन में जब उनकी माँ की डिलीवरी हुई थी तो ट्रेन में हो गया था, और ट्रेन में ना उसे चोट लग गया था ब्रेन में। तो जब ब्रेन वगैरह में चोट लगता है, और इस तरीके से बच्चे का बर्थ अगर किसी ऐसे प्लेस पे हो जाता है जहाँ पे बच्चों को चोट लगने की रहती है, और उस समय अगर ब्रेन में कहीं भी चोट लग गया, तो फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अभी तक उस बच्चे में प्रॉब्लम है एपिलेप्सी वाली। तो ज्यादातर बचपन में चोट लगने से होती है ये, ऐसा नहीं बोल सकते कि जेनेटिक है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम है, लगभग व्यक्ति में देखने को मिलता है, कम है लेकिन है। तो हम तो जहां तक बात करें तो चोट लगने से ही होती है, ठीक है, चोट लगने से ही स्पेशली होती है। ब्रेन का वेव इसी वजह से तो अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि बचपन में ही चोट लग गई, वो ब्रेन का वेव भी काम नहीं करता सही से, और अचानक वो डीप स्लीप में चला जाता है। उस समय बच्चे को किसी चीज का भान भी नहीं रहता है, कब गिर गया कब उठ गया, उठने के बाद उसे ये भी नहीं पता था कि वो इस स्टेज में कैसे आया। उस समय उसे लगता है कि वो सो के उठा है, कहाँ है उसे ये भी पता नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। ये हाँ जो मैम, ये हाँ जो बोलिए ना। फीड है, ये मतलब फीड जो है मैम, ये बचपना से किसी को आता है कि अचानक से कभी भी कोई भी एज में स्टार्ट हो सकता है? कोई भी एज में स्टार्ट हो, लेकिन देखिए कभी भी ब्रेन में चोट लगे ना, तो ये शुरू हो सकता है अगर उस तरीके का लग गया, स्पेशली ज्यादातर बचपन से ही देखा जाता है, बचपन से ही देखा जाएगा ये। या थोड़ा थोड़ा एज बढ़ेगा तो वो चीजें ज्यादा दिखने लगती हैं, अगर सही तरीके से, कि क्योंकि मैम इसका इलाज। हम्म मैं एक देखी हूँ ना मैम, तो उनका मतलब शादी वादी होने के बाद, बच्चा बच्चा होने के बाद अचानक से उनको फीड आ रहा, और फीड ऐसे नहीं मैम कि कंटिन्यू आ रहा है, मतलब साल 2 साल में एक बार ऐसे।
हाँ, ये वैसा ही और आता है, रात में किसी किसी का सोने के तो। टाइम हाँ, किसी किसी का तो जैसे पता नहीं चलता कि हाँ सोए हुए में ना पूरा बॉडी को एकदम कड़ा कर लेता है। और मतलब जो उसके हाँ मैम, सामने रहता वही है ना वही वही उसको। वाला बता रही हूँ। हाँ, हाँ, उसको लगेगा कि इसको अटैक आ रहा है क्या, ऐसे टाइप का। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन वो वही वाली स्टेज होती है। थोड़ा देर के लिए ना इंसान को कुछ भी पता नहीं होता है, उस स्टेज में चला जाता है, कितना भी इसका उतना इलाज भी नहीं है। अगर देखा जाए WHO भी तो इसे डिनाई करके रखा है, मतलब इसका उस तरीके का इलाज अभी तक संभव नहीं है, इसको बस वो रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, योग के थ्रू हम लोग हाँ जैसे मैम। बात करते हैं ना मूर्ति वगैरह के बारे में, जल नीति हो गया, सूत्र नीति हो गया, तो इसके थ्रू थोड़ा सा हम इसे कम कर सकते हैं। मतलब ब्रेन वेव को हम यहाँ पे सही करने की कोशिश करेंगे, रेगुलर व्यायाम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है अभी तक। हाँ वही मैम कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वही है दवाई है जिससे सिर्फ कंट्रोल हो सकता है हम्म। आजीवन। हाँ, आजीवन ये चलता रहता है, कंट्रोल ही बस करना पड़ता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, मैं खुद अपने फैमिली में एक बच्चे को देखी हूँ। हाँ मैम, मेरे फैमिली में भी है मैम ऐसी। हम्म। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। आगे देखते हैं, और स्लीप डिसऑर्डर देखेंगे हम लोग। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े हैं तरंगे के बारे में, ठीक है। अब जो मैं एक बार आप लोग को लिख के बताई थी ना, वो वाला मैं जाती हूँ मैं, वो क्योंकि समझ में नहीं आया था उस समय ना आप लोगों को, एक बार पहले उसको देख लीजिए। ये देखिए, जगे रहते तो बीटा एक्टिव है, ठीक है मीनाक्षी जी। यस मैम। जब आपको नींद जैसे ही आने लगी, आप हापी वगैरह लेने लगे, उस समय अल्फा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। स्टेज वन, जब आप नॉन रैम के स्टेज वन में आते हैं ना, तो उसमें थीटा एक्टिव होता है, ठीक है। स्टेज वन में थीटा। स्टेज टू में जाते हैं तो यहाँ पे के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल आने लगते हैं, इसी को देखना था अभी। और आप थर्ड स्टेज में आते हैं, डीप स्लीप में आते हैं, डेल्टा एक्टिव होता है। फोर्थ स्टेज स्टेज में डेल्टा और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जब आप फिफ्थ स्टेज में रैम वाले स्टेज में आए तो आपका बीटा एक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आपको ध्यान रहेगा। ओके, अब क्लियर है ये। अब जो एक साइकिल था ना, जिसको समझना, एक सेकेंड। ओके, ठीक। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं एक बार फिर से। अब जो भी नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा और भी यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नींद के समय मस्तिष्क की तरंगे की बात करते हैं तो अलग अलग वेव जो है हमारा नींद के समय में चलता है। अगर यहाँ पे बीटा वेव के बाद में बारे में बात करते हैं तो सतर्क अवस्था बोलते हैं, जागरूक अवस्था बोलते हैं, सामान्य समाधान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अलर्टनेस, अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज हम लोग इसे बोलते हैं, जैसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो अल्फा वाला स्टेज होता है ये आराम वाली स्थिति होती है, शांति ध्यान की स्थिति बोल सकते हैं। रिलैक्सेशन वाला स्टेज, कामनेस वाला मेडिटेशन स्टेज बोल सकते हैं अल्फा वेव में। थीटा थीटा वेव में आपकी हल्की नींद वाली स्टेज होती है, गहरी विश्रांति और सपने वाली स्टेज यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। यानी लाइट स्लीप आपका रहेगा, डीप रिलैक्सेशन और ड्रीम वाली स्टेज बोल सकते हैं। जो आपकी डेल्टा वाली तरंगे रहेंगी, इसमें गहरी नींद और साथ में शरीर की मरम्मतें और ऊर्जा का पुनर्स्थापना यहाँ पे हो रहा होता है डेल्टा स्टेज में। जो नॉन रैम वाली स्टेज है, यहाँ पे नींद और तरंगे आगे देखेंगे, इसी का स्टेज अभी हम लोग देखने वाले नॉन रैम वाले, ठीक है। ये हो गया आप लोग का क्लियर, जो हम लोग वेव देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टेज वन में कौन सा एक्टिव है, ठीक है। स्टेज वन में कौन सा वेव एक्टिव है, तो स्टेज वन में आपका थीटा एक्टिव होता है, ठीक है, थीटा।
और व्यक्ति जागृत से नींद की ओर जाता है यहाँ पे, ठीक है। और शरीर और मन यहाँ पे रिलैक्स होना शुरू होता है। तो हमारा कौन सा वेव है ये? थीटा वेव, ठीक है। ये व्यक्ति जागृत से क्या है? नींद की अवस्था है, इसे हम लोग बोलते हैं थीटा वेव। स्टेप 2 में जाते हैं, जब स्टेज 2 में, तो थीटा वेव्स प्लस विशेष पैटर्न जिसे स्लीप स्पिंडल बोलते हैं और के कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसको हम लोग। तो यहाँ पे स्लीप स्पिंडल क्या है? तो स्लीप स्पिंडल की अगर बात करेंगे तो ये 12 से 16 हर्ट्ज हमारे मस्तिष्क में लगभग जो है 0.5 से 2 सेकंड तक चलने वाला ये तरंगे होता है। मतलब 0.5 से लेके 2 सेकंड तक इस तरीके से आपके स्लीप स्प्लेंडल चलते हैं, जिसमें ये आपके स्टेज 2 में आते हैं। ये आपको याद रखना है, स्लीप स्प्लेंडल, जिसमें क्या होता है, स्मृति और सीखने को ये मजबूर करता है। ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको मेमोरी और लर्निंग के लिए जो है ये मजबूर करता है। बाहरी शोर से नींद की रक्षा करता है। बाहर से शोर आ रहा है फिर भी आपको नींद को रोकने नहीं देता है, नींद को लगने ही रहने देता है। मस्तिष्क और थैलेमस जो है आपके, ठीक है, सेंसरी जो आपके गेटवे है थैलेमस के बीच में क्या होता है, संचार को क्या करता है? स्थिर करता है। तो आपके मस्तिष्क और थैलेमस के संचार को क्या करता है? स्थिर करता है ये। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीप स्पिंडल बोलते हैं, जो कि 0.5 से लेके 2 सेकंड तक आता है। ओके, अब के कॉम्प्लेक्स क्या है? तो के कॉम्प्लेक्स एक बड़ी, धीमी और उच्च आयाम यानी कि हाई जो है एम्पलीट्यूड वाली तरंगे होती है, जो कि अक्सर अचानक बाहरी ध्वनि और आंतरिक मस्तिष्क संकेत को ट्रिगर करती है। ठीक है, अचानक से जो बाहरी आवाज आएगी और जो आंतरिक जो हमारी मस्तिष्क संकेत है उसको क्या करता है? ट्रिगर करता है। और कब दिखाई देता है? तो ये भी स्टेज 2 में दिखाई देता है, यानी नींद को जगाने से ये भी बचाएगा, सेम ही दोनों का काम है। मस्तिष्क को जो है मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह काम करने देता है, ठीक है, मस्तिष्क को मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह कार्य करने देता है। और स्मृति प्रसंस्करण यानी मेमोरी कंसोलिडेशन में मदद करेगा। इसका महत्व देखेंगे तो स्मृति और सीखने यानी लर्निंग की प्रक्रिया को शुरू होता है और नींद स्थिर होती है। ठीक है, तो ये बस आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स और साथ में हम लोग स्लीप स्पिंडल देखेंगे तो आपके स्टेज 2 में आती है। ठीक है, स्टेज 2 में ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा वेव रहता है और प्लस आपके ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, क्लियर है, जो कि नींद को टूटने नहीं देता है और अच्छे से काम करवाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा स्टेज 3 देखेंगे तो यहाँ पे आपका डेल्टा जो है एक्टिव होता है, डेल्टा वेव। डेल्टा आपको पता है डीप स्लीप वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, तो शरीर में मरम्मत यानी रिपेयर, हार्मोन स्राव यानी कि हार्मोन सिक्रेशन, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। स्टेज अगर हम लोग 4th में जाएंगे तो यहाँ पे शुद्ध डेल्टा वेव चलता है। डेल्टा वेव ऊपर में चल रहा था, लेकिन और भी जब डीप की बात करते हैं ना, शुद्ध डेल्टा वेव चलेगा, प्योर डेल्टा वेव। ये नींद का सबसे गहरा चरण है। ठीक है, नींद का सबसे गहरा चरण है। इसमें जो है शरीर जो है ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है, शरीर फिर से पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है, मांसपेशियां ऊतक की मरम्मत होती है। एनर्जी रहेगा तभी तो मरम्मत होगा ना। तो यहाँ पे शरीर पुनः ऊर्जा प्राप्त करती है और मरम्मत होती है बॉडी की। रैम, नींद और तरंगे अब हम लोग देखेंगे। जो आपकी रैम है और उसमें क्या होता है, तो जब रैम के स्टेज में जाते हैं हम लोग, तो जब हम लोग सोने की अवस्था में गए थे तो पहले बीटा से हम किधर गए थे? अल्फा की तरफ गए थे ना। पहले बीटा वेव था, यानी जागृत अवस्था से आप क्या गए थे? नींद की अवस्था में। तो अल्फा में आपको हापी वगैरह आने लगा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे जागृत अवस्था में आने वाले हैं, तो अल्फा से बीटा में आएंगे। ठीक है, एक्सचेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा से बीटा जैसी तरंगे जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अल्फा से बीटा की ओर आ रहा है। इस चरण में सपने आते हैं, मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ जाती है, स्मृति और सीखने की क्षमता मजबूत होती है यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर वेव वाला पूरा। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे स्लीप डिसऑर्डर। सबसे पहले हम लोग अनिद्रा को देख लेते हैं, इंसोमेनिया को। यहाँ पे नींद आने में कठिनाई होगी, बार बार नींद टूटेगा, बहुत जल्दी जग जाना। जब आप सोते हैं और पहले तो नींद आती नहीं है, सोना चाह रहा है, बोलते नींद नींद लगता है, लेकिन जब नींद सोते हैं तो नींद ही नहीं आता है। बहुत लोगों को ये समस्या है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसे नॉर्मली भी, लेकिन अगर बार बार ये समस्या हो रही है तो फिर वो प्रॉब्लम आ गई इंसोम्निया। मेघा जी, आपका कुछ सवाल है क्या? मेघा जी, हैंड रेज। ओके, ठीक है। तो नींद आने में कठिनाई होगी, बार बार नींद का टूट जाना और बहुत जल्दी जग जाना।
यहाँ पे किस वजह से ये होता है इंसोमेनिया वाला स्टेज अगर देखेंगे तो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन और कैफीन, शराब, नींद का वातावरण। तो अगर आप लोग जैसे कि चाय वगैरह रात को पी लेते हैं बहुत लोग, या फिर कैफीन वगैरह का यूज करके अगर सोए हुए हैं, तो उससे क्या होता है, वो ये सब तो क्या करता है, आपको जागृत अवस्था में लाने वाला काम करता है ना। तो उस समय आपको नींद आएगा नहीं, तो धीरे धीरे वो आपका स्टेज अनिद्रा वाली आ जाएगी। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में तो ऐसा होता ही है कि इंसोमेनिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है, नींद आएगा ही नहीं इंसान को। और प्रभाव देखेंगे तो अगर इस टाइप का व्यक्ति रहेगा ना, अब उसको नींद सही से नहीं आ रहा तो क्या लगेगा, वो थकान तो रहे, हमेशा फटीगनेस महसूस करेगा, ध्यान किसी चीज में नहीं लगा पाएगा और चिड़चिड़ापन, नींद पूरा नहीं होता है, सबसे ज्यादा यही दिखता है व्यक्ति में। ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है वो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से भंग हो चुका है उसका। तो थकान, ध्यान में कमी और चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, ये आपके इंसोमेनिया। ठीक है, क्लियर है ये आपको सभी को, अनिद्रा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है, तो नींद में बार बार सांस का रुक जाना। किसी किसी व्यक्ति का ऐसा होता है ना कि सोते सोते अचानक जग जाता है, सोया हुआ है और अचानक इस वजह से वो जग गया, उसको लगता है कि मेरा सांस रुक गया। ठीक है, और रियली में सांस रुकता भी है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नींद में बार बार जो है सांस रुकना, रुकावट आ जाना। इसमें दो टाइप्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, गले की जो मांसपेशियां होती है ना, उसके ढीले होने से वायु मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सोते सोते ना वायु मार्ग कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोप्निया जिसको बोलते हैं। गले के पास जो मांसपेशियां होती है ना, वही उसके ढीले होने से जो वायु मार्ग होता है ना, वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अचानक से उठ जाता है। और सेंट्रल स्लीप एपनिया, यहाँ पे मस्तिष्क से श्वसन नियंत्रण की समस्या, यानी कि मस्तिष्क जो है ना वो श्वसन को सही से रेगुलेट नहीं कर पाता है रात को। तो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एक होता है आपका सेंट्रल, एक सेकेंड इसको पहले रीड कर देती हूँ, हाँ, सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक है, सेंट्रल स्लीप एपनिया। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मस्तिष्क के श्वसन नियंत्रण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति को तेज खराटे आते हैं, लाउड सोरिंग होता है और दिन में नींद आता है। ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग का खतरा भी रहता है, सांस अचानक रुकेगा तो क्या होगा, आप डरेंगे, आपका हार्ट बीट बढ़ गया है ना, तो ऐसे भी हृदय रोग ये बढ़ेगा। ओके, इसको हम लोग और भी अच्छे से देखते हैं स्लीप एपनिया को, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा इसमें। देखिए स्लीप एपनिया, सोते समय सांस का रुकना, एक वर्ड में आपको क्या याद रखना है स्लीप एपनिया में, सोते समय सांस का रुक जाना। दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल स्लीप एपनिया है और एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एयर जो होता है ना, वो गले का जो मांसपेशी होता है उससे सांस आना जो है बंद हो जाता है, तो इस वजह से देखने को मिलता है। सेंट्रल में आपका ब्रेन ही जो है वो सांस लेने के लिए नियंत्रण में नहीं रख पाता है, तो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ अच्छे से देख लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को, पहले हम लोग देख लेते हैं, जिसे OSA के नाम से जानते हैं। वायु मार्ग में क्या होता है, रुकावट आ जाने के कारण श्वास आना बंद हो जाता है, गले के पीछे जो नरम ऊतक होता है नींद के दौरान ढक जाता है, और नींद के दौरान जब वो ढक जाता है तो क्या होता है, खराटे, रात को किसी को बहुत ज्यादा खराटा आता है ना, तो ये समस्या अगर नहीं भी है तो इस तरीके के जो है ना प्रभाव को ये दिखाता है। तो खराटे आना और दिन में नींद आना, थकान आना, उसके बाद नींद के दौरान बेचैनी महसूस होना, यानी सांस लेने में उसे परेशानी हो रही है। ठीक है, बेचैनी तभी तो लगेगा ना, क्योंकि सांस सही से नहीं ले पा रहा है। और सोते समय जो है हवा के लिए हाँफना, यानी उसको लगता है कि अब मतलब मुंह भी खोल के हाँफने लगता है। ध्यान केंद्रित करने में परेशानी शामिल हो सकती है। तो ये आपके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जो आपके गले के पीछे जो नरम टिश्यू होते हैं ना ऊतक, वो जो है ना ढक जाता है सांस सोते समय। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, यहाँ पे वायु मार्ग में अवरुद्ध नहीं होता, यहाँ वायु मार्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले के पीछे जो आपकी वायु मार्ग उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्तिष्क शरीर को सांस लेने को कहने में विफल रहता है, यानी मस्तिष्क कंट्रोल को खो दिया है। जो आपकी सांस वाली जो कंट्रोल है ना, जो कि मस्तिष्क के पास है, वही जो है कंट्रोल को खो दिया। मस्तिष्क और मांसपेशी के बीच जो है संबंध, यहाँ पे दोनों सही से क्या करता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। ब्रेन और आपकी जो श्वसन तंत्र वाली जो है यहाँ पे मांसपेशियां, वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। श्वास तो आ रही है लेकिन दिमाग कह रहा है श्वास नहीं आ रही है, और हम जग जाते हैं और
हमें डर लगने लगता है। यानी श्वास चल रही है लेकिन आपके बॉडी और आपकी मांसपेशियों में क्या है, कनेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेट सही से नहीं हो पा रहा है और आप अचानक अचानक डर के मारे उड़ जाते हैं। ठीक है, हवा के लिए यहाँ भी हाँफना है, रात के समय बार बार जागना, इसी वजह से हो जाता है, बार बार नींद खुल जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, गले की जो पीछे वाली नस है वहां पे क्या हुआ, ब्लॉक्ड हो गया एयरवेज का। ठीक है, और ब्लॉक्ड होने की वजह से क्या होता है, हमें हमारी नींद खुल जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सभी को, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नींद की बहुत सारी डिसऑर्डर है, हम लोग अभी स्लीप एपनिया को देख लिए, इससे पहले इंसोम्निया को देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नार्कोलेप्सी। क्या है नार्कोलेप्सी? अचानक एवं अनियंत्रित नींद आना। अचानक क्या जाता है, आदमी बैठा है कब सो गया पता ही नहीं चला, और अनियंत्रित है, अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना इसको। अचानक है तो कंट्रोलेबल भी नहीं है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्लीप अटैक आता है यहाँ पे। ठीक है, अनकंट्रोलेबल स्लीप अटैक आता है आपको। मस्तिष्क में रैम नींद का नियंत्रण बिगड़ जाता है, यानी बस मस्तिष्क में जो है आपके रैम नींद का जो नियंत्रण है उसमें प्रॉब्लम आ गया है, रैम का नियंत्रण यहाँ पे बिगड़ा रहता है। ठीक है, और लक्षण जो है नींद में, दिन में नींद, अचानक गिर जाना, व्यक्ति अचानक गिर भी जाता है इसमें। ठीक है, अचानक गिर जाना, क्योंकि वो सीधे डीप स्लीप में चला जाता है, नार्कोलेप्सी में तुरंत उसको नींद आ जाता है। तो ये आपकी नार्कोलेप्सी की स्थिति है। ठीक है, नार्कोलेप्सी में आप याद रखिएगा, मस्तिष्क में रैम नींद का नियंत्रण बिगड़ जाना। ठीक है, यानी जागने वाली जो स्थिति है ना वही बिगड़ गया है, इसी वजह से ना बार बार नींद आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्लीप वॉकिंग। ठीक है, स्लीप वॉकिंग, यहाँ पे क्या होता है, स्लीप वॉकिंग में गहरी नींद में व्यक्ति उठकर चलने का कार्य करता है। ये तो फिल्मों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे तो हम देखे नहीं किसी व्यक्ति को, लेकिन होता है, समस्या तो है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही होगा। तो गहरी नींद में व्यक्ति उठकर चलने का कार्य करने लगता है, और इसका कारण क्या है, तो अनुवांशिक कारण है, जेनेटिक है। नींद की कमी और तनाव, तनाव की वजह से भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, नींद की कमी की वजह से भी होता है, जेनेटिक भी है ये। प्रभाव क्या है, तो व्यक्ति को जागरूकता नहीं होती है, और कभी कभी चोट भी लग जाती है। व्यक्ति उस समय जागरूक नहीं है, सोया हुआ ही है, लेकिन उस समय वो कार्य करने लगता है, उठकर चलने लगता है, भागने लगता है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग स्लीप वॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई देखे हैं साक्षात इस चीज को? हम रात में लोगों को बड़बड़ाते तो देखे हैं, जैसे कि अचानक सोया हुआ है पूरा नींद में, उसी में जोर से, इतना जोर से बोलेगा कि बगल वाला का नींद खुल गया, वो तो आराम से सोया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार तो मेरे घर में कोई लड़की आई हुई थी, उसको प्रॉब्लम था ये नींद का, रात को ना इतना भूत जैसा आवाज होता है ना, वैसे ही निकाल रही थी आवाज, और हम भी उसके बगल में सोए थे तो डर गए, और जब उसे उठाने लगे ना तो जोर से मेरे को ही पकड़ ली और डर लग गया। तो ऐसे ऐसे तो बाद में पता है, जब सुबह उठती है तो बताई कि हमको एक बार उसको चोट लगा था, बड़ी होने के बाद उसको रास्ते में चोट लग गया था, कोई एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो ब्रेन में चोट लगा था, इस वजह से उसको रात को ये प्रॉब्लम आ रहा था, अचानक रात को अजीब सा आवाज निकालना और खुद ही डर जाना। तो मैम ये ठीक हो सकता है मैम, नहीं होता है ये ठीक? नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि मेरा खुद का भाई है ना, तो पता नहीं उसको क्यों प्रॉब्लम है, रात को वो बड़बड़ाता है, हम कभी बगल में सोए रहते हैं तो मेरा नींद खुल जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, लेकिन वो रोज बड़बड़ाता है। तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग देखे भी नहीं, मतलब ऐसा, और तो मतलब समस्या तो नहीं है उसके साथ, लेकिन हाँ वो रात को बड़बड़ाता जरूर है अचानक। तो मैम लेकिन बाकी मेडिटेशन कोई चीज, प्राणायाम से हो सकता है इसको ठीक? नहीं? हाँ ये सबसे तो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली देखना पड़ेगा वो है उससे करवा के, प्रैक्टिकल देखे नहीं, एक्चुअली वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं, ये समस्या तो है। जबकि कोई स्ट्रेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं उसको बचपन से। तो ये हो गया स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग नहीं, बस वो बोलता है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे नाइट मेयर्स, बुरे सपने। नाइट मेयर्स में क्या होता है, डरावनी और परेशान करने वाले सपने जो कि रैम नींद में आते हैं। तो डरावने वाले सपने, ये रैम वाला स्टेज में, ये आपका स्वप्न वाला अवस्था हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे डरावने और परेशान करने वाले जो है सपने देखने को मिलता है।
सपने आ रहे हैं लेकिन डराने और परेशान करने वाले हैं। ठीक है, ये सपने आ रहे हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट मेयर्स बोलते हैं, बुरे सपने जिसे बोलते हैं। तो इसमें जो है तनाव, डरावनी फिल्में, आघात या ट्यूमर की वजह से, या फिर प्रभाव देखेंगे तो नींद का टूट जाना, भयभीत हो जाना, अचानक डर जाना, तो ऐसा होता है नाइट मेयर्स। नाइट टेरर्स क्या होता है, रात्रि आतंक, गहरी नींद में अचानक भयभीत हो जाना और चिल्लाना और रोना। तो गहरी नींद में है। अच्छा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगा है कि सोए हुए हैं और अचानक कोई ऐसा लगता है कि कोई पीटा है लेकिन आपका हाथ वगैरह कुछ भी नहीं हिल रहा है ऐसा किसी को फील हुआ है? हाँ हाँ मैम, मैम, बचपन में बहुत कभी होता कभी था तो ऐसे। मेरे पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है ये। और उस समय और मैं लगता है कि कुछ गुंडों से कर ही नहीं लड़ती हूँ मैम, सपने में भी मैं उन लोगों से लड़ती हूँ। सपने में भी लड़ते हैं। हाँ भाई, हम तो लगता है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं और कोई मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, ऐसा लगता है। तो यही वाली स्थिति होती है इसमें। ऐसा एक्चुअली ये डिसऑर्डर नहीं है, मैं बता रही हूँ ठीक है। वो जो है ना, जो डीप स्लीप वाली स्टेज होती है ना, उस समय वाली स्टेज बोल सकते हैं उसमें। और बीच में जब सपने वाली स्टेज होती है, तो यहाँ पे नाइट टेयर्स जो है, यहाँ पे गहरी नींद में अचानक भयभीत हो जाना और चिल्लाना और रोना, ये आपके नाइट टेयर्स है। भयभीत होना यानी कि रात्रि आतंक। बताइए। ये तो जीता है मैम एंड्रयू मैं जी। ये पूछना चाहती हाँ। हूँ कि यहाँ आप डीप स्लीप बता रहे हैं कि डीप स्लीप में हम्म। ये ड्रीम्स वगैरह ये सब आता है, बट डीप स्लीप के बाद भी, ड्रीम्स आने के बाद भी हमें वो याद रह जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, याद रहता है ना, क्योंकि अवेकिंग स्टेज है ना वो। आप जागृत अवस्था में तो हर चीजें आपको याद रहती है, लेकिन आप नींद से जागृत अवस्था में आ रहे हैं, आपको पूरा सपना याद नहीं रहता है, ये भी तो सोचिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि आज का सपना कल पूरा हो रहा है, ऐसा भी होता है। मुझे तो सपना ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता सपना में क्या देखे हम। बचपन में आता था, अभी तो पता ही नहीं चलता है। योग रेगुलर करते हो ना, योग वालों को नींद सपने आते ही नहीं है, वो परफेक्ट नींद आती है। और होता है मेरे साथ क्या है ना, वो सर्केडियन क्लॉक मेरा तुरंत, जैसे लाइट अगर कहीं से भी पड़ गया मेरे आंख में, ऑटोमेटिक मेरा नींद खुल जाता है और लगता है कि नहीं मेरा नींद पूरा हो गया। जबकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि 4 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, तब भी नींद खुल गया कभी कभी। मैम लेकिन ये हाँ। चीज भी है कि अगर हम्म। आप बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, आपने काम ज्यादा किया है, तभी आप डीप स्लीप में सो पाएंगे। अदरवाइज तो देखा है, जब हम कुछ करते नहीं है, किसी दिन बहुत थके हुए भी नहीं है, तो हमें नींद भी नहीं आती है, ये भी होता है। नहीं नहीं, लेकिन नींद का जो साइकिल है वो तो चलेगा ही, आप टायर्ड हो या ना हो, लेकिन आपका जो साइकिल है वो तो चलेगा ही। देखिए, माइंड से या फिर जैसे बोलता है ना, बॉडी से अगर काम कर रहे हैं तो ज्यादा थके रहते, तुरंत मतलब बेड पे गए और नींद आ गया, वो ये बात तो है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। तो वो जल्दी से क्या करेगा, एनर्जी लेना चाहेगा ना, तो इस वजह से तुरंत नींद आ जाती है। और जैसे कि अब बहुत मैम लोग मुझे काम नहीं ये कर रहे बताना कि हैं। मैम बताइए। आप ये पढ़ा रहे हैं तो मुझे बीच में ये पूछना है अपने लिए। एक्चुअली मुझे हम्म। 15 दिन हो गए हैं समथिंग, नाइट में मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो पा रही हूँ, और वो भी बहुत थोड़ा। उसमें भी मेरी आंखें खुलती है और दिन में भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा, तो वो आपका ना हम्म। सर्केडियम साइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है। आप जबरदस्ती सोने की कोशिश कीजिए अपने क्लॉक साइकिल को। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे हैं आप? पढ़ने की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है ना, नींद नहीं आएगा, लगेगा कि मुझे पढ़ना है तो मैं कभी भी उठ जाऊं और उठ के बैठ के पढ़ लूं, ऐसा भी होता है। क्योंकि ये सब मेरे साथ होता होता था है। जब हम 10th 12 में जब थे, तो ऐसा होता था। लेकिन पता है ये बहुत खराब चीजें हैं। हम कभी कभी ना ऐसा करते थे पहले, कि नींद तोड़ के जबरदस्ती 1 घंटा सो गए और रात को पढ़ना है, 2 बजे तक कभी लगातार पढ़ लिए, इस तरीके का करते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है लड़कियों में। तो ये सब नहीं करनी चाहिए। हम लोग अपने जिद की वजह से पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई भी सही से नहीं होता है, सक्सेस भी सही से समय पे नहीं मिलेगा, और स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा के लिए। और एक बार सर्केडियन रिदम चेंज होता है ना, तो जो हार्मोन का स्राव अगर चेंज हो गया है तो बहुत दिन लग जाता है उसे सुधारने में, बहुत दिक्कत आता है। योग के द्वारा तो धीरे धीरे ही ठीक होता है वो, लेकिन बहुत समय लग जाता है। इसलिए कभी भी अपने नींद के साइकिल को परेशान नहीं करना है। जब नींद आ रही है चुपचाप जाके सो जाना चाहिए।
जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करना है। आपके मैम साथ ये 15 दिन से हो रहे हैं तो आप थोड़ा मोड़ा है अभी तनाव में, शायद पढ़ाई को लेके स्ट्रेस होंगे, अच्छा वाला स्ट्रेस होगा, लेकिन मत लीजिए स्ट्रेस, सोना जरूरी है। बोलिए। मैम जैसे हाथ पैर चलना ये भी तो चलते हैं ना गहरी नींद में। नहीं, गहरी नींद में नहीं चलते हैं। मैम अभी जैसे जब हम लोग हमारे साथ रैम के हम स्टेज में जैसे चलता है ना हमारे ये। साथ हुआ था, जैसे हम टाइकोंडो प्लेयर थे पहले, तो प्रैक्टिस करते थे, तो जब हम टूर्नामेंट में गए तो हमारे पैर चलते थे। लड़कियां बोलती थी मॉर्निंग में कि आप पूरी रात ही टाइकोंडो खेलते हो क्या। उसके बाद तो तो फिर अभी नॉर्मल हो गया कि वो अभी क्या होता स्थिति है। है ना। हाँ, वो आपकी वो स्थिति ना कि सपनों में भी आप वो चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने उस चीज़ को ले लिया है कि मुझे करना है, करना है, करना है। जब बन जाता है ना तो ऑटोमेटिक आपकी वो जो है ना सर्केडियन क्लॉक खुद ब खुद उस चीज़ को बना देता है। जी ठीक है? मैम, क्योंकि जैसे रोज़ वो टूर्नामेंट का टाइम था तो सभी जाते ग्रुप में, तो इस वजह से चलते थे मेरे पैर, जबकि मेरे को पता नहीं है कि मेरे पैर चल रहे हैं, पर साथ वाली लड़की बताती थी मेरे को। हाँ, ये होता है। ये अच्छी ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उस समय के लिए चला तो चलो ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली माइंड आपका बहुत एक्टिव है उस चीज़ को लेके। आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं। सपना में वही होता है ना कि आप उस चीज़ को सपने में भी देख रहे हैं, एक्टिविटी भी करने लगे। जी मैम, क्योंकि अब तो खैर होता नहीं है वैसा, पर लेकिन उस टाइम हुआ तो वो चीज याद आ गई मेरे को भी, गहरी नींद में भी ऐसी हाँ, चीजें होती है क्या। एग्जाम का स्ट्रेस होता है ना तो हम लोग खुद ही देखें कि ऑटोमेटिक नींद आपका टूट जाएगा। कोई उठाने वाला भी नहीं है ना, अलार्म की जरूरत नहीं है। समय होगा खुद ही उठ जाएंगे आप। तो सेम जी ब्रेन वैसा काम करने लगता है, क्योंकि जब आप जैसा सोच के सोते हैं ना तो वैसा काम होता है। हम लोग तो बचपन में जैसे कि मम्मी लोग बोलती थी कि नहीं सुबह उठना है ना तो तकिया में 5 बजे उठना है तो 5 बार तकिया में मारो, 4 बजे उठना है तो 4 बार मारो, और सच में ऐसा करके सोते थे ना तो नींद ऑटोमेटिक बस खुल जाती थी। तो माइंड वैसा ना बना लेता है, विश्वास होता है ना, वो विश्वास वाला काम करता है। यस मैम, ये तो क्योंकि मैंने फील किया है, इस वजह से मैंने पूछा आपसे भाई गहरी नींद में भी ये सब चीजें होती है। सब होता है। तो नाइट मैम एयर्स हम लोग मुझे देख एक रहे थे। बात पूछनी है। क्या? हेलो हाँ, मैम, मुझे पूछनी है, जैसे मेलाटोनिन का स्राव लाइट ऑफ होने से ही होता है, पर मेरे बच्चे तो लाइट ऑन में ही सोते हैं। एक्चुअली रात वो हो कोई जाता है ना, समस्या है क्या? तो हाँ तो हाँ। ये अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अभी इस स्टेज में आ गए ना, अब लाइट जला रहता है ना, इतना गुस्सा आता है अंदर अंदर से, और उसकी वजह से हम रात लोग को का जल्दी नींद लाइट नहीं ऑफ आएगा। हम लोग का हाँ, लाइट ऑफ एक्चुअली करने से बचपन उठ में जाता है बच्चा। आप कहीं कहीं गांव जाएंगे ना तो गांव में जैसे देखिएगा, जैसे 9 9 क्या 7 बजेगा ना, पूरा इन्वायरमेंट हो गया आपका काला, मतलब अंधेरा हो गया, ऑटोमेटिक आपको नींद आना शुरू हो जाता है। वहां मेलाटोनिन का सिक्रेशन में कभी दिक्कत नहीं आता, लेकिन अब इतना ज्यादा घर में इधर बल्ब लगा है, उधर बल्ब लगा हुआ है, आप तो सोते भी लोग लेट से हैं, तो वहां पे सही से माइंड काम नहीं करता। लेकिन बच्चों को आदत हो जाती है ना सोने की, तो उसका सर्केडियन साइकिल वैसा चल रहा है तो वो सो जाता है। बच्चा लोग थकता भी तो ज्यादा है ना, तो आराम से नींद आ जाती है उन लोगों को। कभी कभी तो हम लोग को भी आती है ना, ऐसा थोड़ा है कि अगर आप जैसे कि सोए हैं, रात को लाइट जला हुआ है, हम लोग भलो अंदर अंदर बोलते हैं कि लाइट बंद हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन जब और भी रात हो जाता है और कोई लाइट बंद करने वाला नहीं है तो फिर आप उसमें भी सो जाते हैं। पूरा रात भर थोड़ा जागे रह जाते हैं। एक स्टेज आता है कि आपको नींद आ ही जाती है। होता है ना ऐसा। होता है मैम। हम्म। तो आपको देखिए होता क्या है ना कि बचपन से हम लोग को पता है कि रात होने के बाद कौन सा अंधेरा और लाइटिंग वाली जो हमारी होती है ना, आर्टिफिशियल वाला और नेचुरल वाला क्या है। तो रात को नेचुरली हमें पता रहता है कि रात हो चुकी है, तो इस वजह से भी हमें नींद आ जाती है। और आर्टिफिशियल वाली है तो वो हमें डिस्टर्ब तो करती है, लेकिन फिर भी नेचुरल वाला भी तो उसका तो वो तो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा ना अपना, तो नींद आ जाती है। चलिए हम लोग नाइट टेयर्स को देख लेते हैं। गहरी नींद यानी कि नॉन रैम में अचानक भयभीत हो जाना और चिल्लाना रोना, तो ये नॉन रैम का स्टेज में होता है, गहरी नींद में, क्योंकि ये डीप स्लीप होता है ना नॉन रैम वाला आपका। यहाँ पे अचानक डर जाता है इंसान और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। बच्चों में अधिक पाया जाता है तनाव और थकान की वजह से, तो बच्चों में ये देखने को मिलता है। कभी कभी रात को बच्चा उठ के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसको डर लग जाता है। कोई अगर उसको घर में डराया हो कभी सुबह सुबह में, तो रात को उठ के वो चिल्लाने या रोने लगेगी कि मम्मी वो मुझे मारने आई थी, बगल वाली आंटी हमको डांट रही थी। ऐसा भी बच्चा लोग शिकायत करते हैं रात को। प्रभाव देखेंगे तो व्यक्ति को घटना याद नहीं रहती है,
सुबह सुबह फिर उठने के बाद उसे पता नहीं चलता कि हम क्या हुआ था, तो ये नाइट टेयर्स है, घटना याद नहीं रहता। अब स्लीप है पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? तो नींद में या जागते समय शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाना। तो नींद में या जागते समय शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि शरीर काम नहीं कर रहा है। रैम नींद से अचानक जागना। तो रैम वाले नींद से अचानक जब हम लोग जागते हैं ना, जब आप देखिएगा कभी कभी किसी को उठाते हैं ना तो वो अचानक डर जाते हैं, तो रैम वाली नींद में अचानक जब जागते हैं तो ये वाली स्थिति देखने को मिलता है, स्लीप पैरालिसिस। प्रभाव देखेंगे तो व्यक्ति भयभीत हो जाना, भ्रम यानी कि हेलुसिनेशन जो है हो जाता है, भ्रम हो जाता है, व्यक्ति को भयभीत हो जाते हैं। ये हो गया आपका स्लीप पैरालिसिस। अब है रेस्ट लेग सिंड्रोम। रेस्ट लेग सिंड्रोम का मतलब क्या है? पैरों में बेचैनी, जिन्हें बार बार हिलाने की इच्छा होती है। तो बहुत लोग रात को सोते समय पैर हिलाएंगे, या तो फिर ऐसा लगता है कि चींटी चल रहा है पैर में, इस तरीके का महसूस होता है रात को। तो पैरों में बेचैनी होता है, बार बार पैर इधर से उधर पटकेंगे, पैरों में शायद गर्माहट भी महसूस होती है, ऐसा भी कुछ कुछ होता है। तो बार बार हिलाने की इच्छा भी होती है पैर को, तो इससे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि आयरन की कमी के होने से होता है और तंत्रिका समस्या की वजह से देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल इशू है ये। साथ में नींद की गुणवत्ता खराब होने पे, और नींद की अगर स्ट्रेस वाला व्यक्ति है, नींद की गुणवत्ता उसकी खराब हो चुकी है, तो ये परेशानी उसके बाद देखने को आता है। ठीक है। मैम ये जो अब है ना रैम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है ना मैम, रात को बच्चे पैर पटकते हैं, तो ये है ना। नींद की गुणवत्ता खराब होने से होता है। जी, मतलब बच्चे दिन भर ज्यादा खेलते हैं और उससे थक जाते हैं, तो रात में पैर चलाते हैं, वो ये रीजन हाँ, है। यहाँ पे आयरन की कमी भी है, ये भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बार बार ऐसे हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आगे की ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, आयरन की कमी, उसके साथ ही तंत्रिका समस्या भी है। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब उसे देखिए, जो इंसान है ना, जिसे ऐसा लग रहा है, पटकना, पैर पटकना अलग बात है। ठीक है, नॉर्मली जैसे पैर पटकने वाला वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो इंसान सोया है ना, उसे ऐसा लग रहा है कि पैर में कुछ चींटी चल रहा है, या फिर पैर जो है हमको हिलाएंगे नहीं तो मन नहीं लगेगा, इस तरीके का रात भर पैर हिलाते रहना, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, वो बच्चों वाली समस्या यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों में इतना प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, ये स्ट्रेस के बाद वाली स्टेज है। व्यक्ति जब सही से सोता नहीं है, उसकी गुणवत्ता खराब हो चुकी है सोने की, पुअर क्वालिटी स्लीप अगर लेता है, तो ऐसी समस्या धीरे धीरे बाद में डेवलप हो जाती है। शुरुआत में नहीं होगा, बाद में ये समस्या डेवलप होती है। ठीक है। अब रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर देखेंगे, तो यहाँ पे रैम नींद में सपनों की क्रियाओं में बदल देना, जैसे लड़ना, मारना, भागना। तो यहाँ पे ना खुद से इंसान क्या करता है, मार पीट करने लगता है, बगल वाला को पूरा, फिल्म वगैरह में देखते हैं ना, ज्यादातर फिल्मों में ही दिखता है, तो बगल वाला को उठ के पीटना शुरू कर देता है। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और स्वयं ये दूसरे को चोट भी पहुंचा देना, जो बगल में उसको पीट पाट दिए हैं, और अपना सो भी गया आराम से। तो ऐसा है, ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, क्लियर है ये सब? ये नॉर्मल अभी हम लोग देख लिए स्लीप डिसऑर्डर। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग और भी कुछ चीजों को देख लेते हैं। यहाँ तक देख चुके थे हम लोग। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हम लोग देख लेते हैं, लेग सिंड्रोम जो अभी हम लोग पीछे देखे, उसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे तीव्र नींद का कारण बनते हैं, पैरों को हिलाने की इच्छा होती है, आराम करने में सनसनी पैदा होती है, पैर में चींटी चढ़ रही है ऐसा महसूस होता है, पैरों में दर्द, जलन या सूजन हो रहा है, खुजली होता है ऐसा लगता है, पैर कोई खींच रहा है ऐसा भी महसूस होता है रात को, और पैर उठाने का आदत होता है इंसान को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। ठीक है, यहाँ पे संबंधित रोग क्या देखने को मिलता है, तो एडीएच रोग देखने को मिलता है और पैरालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है, यानी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म है एडीएचडी का। बच्चों के उम्र के हिसाब से खराब एकाग्रता अवधि, या कम ध्यान अवधि, या फिर अति सक्रियता, या फिर अनुचित आवेग पूर्ण बर्ताव, जो कि कामकाज या विकास में बाधा उत्पन्न करता है। एडीएचडी दिमाग में मौजूद एक बीमारी है, जो कि जन्म से मौजूद होता है, और या फिर जन्म के तुरंत बाद विकसित होता है। तो ये जन्म से या तो मौजूद होता है, या तो फिर जन्म के तुरंत बाद विकसित होता है, ये वाला।
ठीक है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इस तरीके का ऐसा लगता है कि चींटी चल रहा है, ठीक है। इचिंग होता है, बर्निंग होता है, तो ये सारा देखने को मिलता है। जलन या खुजली, बिजली जैसा लगना, रेंगने की अनुभूति होना, कुछ रेंग रहा है, दर्द होना, रात्रि के समय हिलना, ये सारा समस्या देखने को मिलता है। नार्कोलेप्सी हम लोग देख चुके थे। दिन में नींद और रुक रुक कर दिन के समय सोना, तो दिन के समय भी बहुत लोग सोने जाते हैं ना, नींद पूरा नहीं हुआ ऐसा बोल के सोते रहते दिन में भी। स्लीप अटैक आता है, बिना किसी चेतावनी के बहुत थके हुए थका लगना और जाके सो जाना। नींद के दौरे आना, कुछ भी काम करते 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 सो जाना, दिन में कभी भी सो जाना, ज्यादा खाने के बाद सो जाना, तो ये सारा नार्कोलेप्सी की स्थिति है, ठीक है। इस तरीके से व्यक्ति, ये सब तो नॉर्मली देखेंगे, पढ़ते पढ़ते तो ज्यादा ही नींद आती है लोगों को, ठीक है। पैरासोमनिया देखेंगे, सोमनिया देख रहे थे, ये पैरासोमनिया है। सोते समय असामान्य हरकत करना को पैरासोमनिया बोलते हैं। नींद में डरेंगे, नींद में चलने लगेंगे, दुखद स्वप्न देखेंगे, नींद संबंधित खाने का विकार, नींद पक्षघात, बेड वेटिंग, सो रहा है लेकिन ऐसा लगेगा कि एक्टिंग कर रहा है, बार बार करवट बदल कर सोना, सोते सोते हाथ पैर मारना, नींद में चलना, खाना पानी टॉयलेट सब कर रहा है रात को ही नींद में ही, सोते समय बेड साथीदार के साथ गले लगना, चिल्लाना, उसके बाद बुरे सपने देखकर उसके खिलाफ एक्शन करना, शरीर में लकवा, ये जो है समस्या देखने को मिलता है, ठीक है, पैरासोमनिया में। वेटिंग क्या है? क्या? बेड वेटिंग। वॉशरूम, ये टॉयलेट कर देना। ओके ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ अगर हम लोग पैरासोमनिया देखेंगे तो ये नॉन रैम वाली स्टेज है। नॉन रैम में क्या होता है, यहाँ पैरासोमनिया के दो टाइप देखेंगे, एक नॉन रैम वाला, एक रैम वाला है। तो यहाँ पे नॉन रैम वाला में चिल्लाने लगेगा, ठीक है, रैम वाला में चिल्लाने लगेगा क्योंकि ये सपना देख रहा होगा यहाँ पे, टॉयलेट जाना, नींद में डर जाना, नींद में चलने लगना, नींद संबंधित खाने का विकार, खाने भी लगता है जाके। और रैम पैरासोमनिया को देखेंगे तो रैम पैरासोमनिया में क्या होता है कि दुखद जो है, दुखद स्वप्न विकार यहाँ पे आएगा, आवृत्ति पृथक नींद पक्षघात और पैरालिसिस कंडीशन, और सोने में भाग रहे थे एकदम उठकर भागने लगे, ऐसा सपना में देखा कि हम भाग रहे हैं और उठेंगे और अचानक भागने लगेंगे। और अगर हम लोग पैरासोमनिया को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट सिर सिंड्रोम, यानी सिर फट रहा है ऐसा लगता है हमें रात को, और यहाँ पे रात को वॉशरूम भी बाथरूम कर देता है बच्चा। उसके बाद नींद संबंधित मति भ्रम, अजीबो गरीब आवाज, मति भ्रम होता है, तो अदर पैरासोमनिया में। तो यहाँ पे पैरासोमनिया के 3 प्रकार देखें, नॉन रैम रिलेटेड, रैम रिलेटेड और अदर, ठीक है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। हाइपरसोमनिया में क्या होता है, दिन में अत्यधिक नींद महसूस करना, हाइपरसोमनिया, लंबे समय तक सोने के बाद ऐसा होता है और दिन में नींद आना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं शॉर्ट तरीके से। अगर हम लोग स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अप्रोक्स में देखेंगे तो 80 प्रकार की हमें नींद की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, 80 प्रकार की, लेकिन अभी हम लोग गिना चुना ही पढ़े जो कि नॉर्मली ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये जो आपका फिजिकल है, साइकियाट्रिक मानसिक है, ये आपका जेनेटिक है, मेडिकेशन भी है, और इन्वायरमेंटल के हिसाब से भी, ये सारे काउज की वजह से हमें देखने को मिलता है। काउज ऑफ अगर स्लीप देखेंगे तो जेनेटिक, ठीक है, मेडिटेशन की वजह से, एजिंग की वजह से होता है, एलर्जीज की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, फिजिकल अलाइनमेंट की वजह से, गलत तरीके से, उसके साथ ही डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, और बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अनुमानसिक उत्परिवर्तन की वजह से देखने को मिलता है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से,
शारीरिक बीमारी यानी फिजिकल अलाइनमेंट की वजह से हो जाता है, अगर कुछ सारी शरीर में बीमारी है तो उसकी वजह से। एजिंग की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से भी देखने को मिलता है। मानसिक विकार की वजह से, ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की वजह से, और एलर्जीज की वजह से देखने को मिलता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से, तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं की वजह से हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है, स्लीप डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मस्तिष्क संबंधी विकार की वजह से, और नॉक्टीरिया यानी कि निशा में, नेक्टूरिया व्यक्ति में मूत्र त्याग करने के लिए रात में जाग पड़ना, यानी व्यक्ति जो है ना नींद बार बार खुल जाता है क्योंकि उसे बाथरूम जाना होता है। यदि यह एक रात में दो से अधिक बार होता है तो यह एक समस्या हो सकती है। ठीक है, न्यूक्टीरिया मतलब बार बार टॉयलेट आना रात को सोते समय, और एक बार से ज्यादा हो रहा है, एक दो बार से, तो ये समस्या है। ठीक है, उसके बाद है इरेटिक लाइफ स्टाइल। मुझे बताइए। था ये जो बार बार टॉयलेट आना है, अब ये जो अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो शुगर वालों की मतलब ये प्रॉब्लम रहता है ना, बार बार टॉयलेट आती है, तो उसका हाँ, ये बात तो है। तो फिर उसको मतलब वो ये वही डिसीज बात है। है कि हाँ, एक डिजीज है ना, एक डिजीज है तो दूसरा डिजीज आएगा ही, समझे, एक दूसरे से सब रिलेट करता है। ठीक है, बोल सकते हैं आप यहाँ पे। शुगर के पेशेंट को तो बार बार जाना ही पड़ता है टॉयलेट, तो वो समस्या देखने को मिलेगा ही। अब दूसरा हम लोग देखेंगे पुअर स्लीप हाइजीन की वजह से। ठीक है, खराब नींद स्वच्छता व्यवस्था की वजह से, हैवी यूज ऑफ अल्कोहल, कैफीन एंड ड्रग्स की वजह से, शराब, कैफीन, नशीले दवाओं से का भारी उपयोग कर रहे हैं तब भी हमें नींद डिसऑर्डर देखने को मिलता है। दवाओं का भारी उपयोग, हैवी यूज ऑफ मेडिकेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये सारा जो है हमारा स्लीप डिसऑर्डर है। अब क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे खेलने में कठिनाई होता है, डिफिकल्टी आता है प्लेइंग अटेंशन में, काम में, स्कूल या घर में ध्यान लगाने में दिक्कत आता है, और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है कंट्रोलिंग, खुद का इमोशन कंट्रोल करने में। नींद पूरी नहीं हुई है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी काम करते करते सो जा रहे हैं, स्कूल में, घर में काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम लोग हर चीज का। तो ये सब जो है सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है नींद की समस्या में। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी फैलिंग स्लीप यानी कि सोने में कठिनाई होना, नींद के दौरान हलचल, इंक्रीज मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, और साथ में दिन में बहुत नींद आना, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, डे टाइम टायर्डनेस, दिन भर की थकान, और साथ में थकान और चक्कर आना, फटीग, एंगेजनेस। उसके साथ चिड़चिड़ापन का अनुभव होना, इरिटेबिलिटी महसूस होना, इरिटेट होना, और नींद का पैटर्न चेंज हो जाना, इसकी वजह से देखने को मिलता है। शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन होना, कम नींद की अवधि होने की वजह से, बार बार गलतियां करने की वजह से, मेकिंग फ्रिक्वेंट एरर की वजह से, इरिटेबल ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से भी होता है, और बहुत ज्यादा हेडेक आ रहा है, सिर दर्द का अनुभव हो रहा है, तब देखने को मिलता है। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नींद नहीं आता है। स्लो रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन, तो सामाजिक मेल जोल के दौरान धीमी प्रतिक्रिया, ये सारा जो है समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली जो है आपको 80 प्रकार के जो है स्लीप डिसऑर्डर देखने को मिलता है। उसमें से कुछ कुछ हम लोग अभी जो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको एक एक वर्ड में कुछ कम शब्दों में इसे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका इंसोमेनिया है, जिसे हम लोग अनिद्रा बोलते हैं। हाइपरसोमनिया यानी कि नींद में अत्यधिक नींद महसूस करना, दिन में महसूस होता है, इसे हाइपरसोमनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया, जिसमें हम लोग दो टाइप के पढ़े, ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल, यहाँ पे सांसें बंद हो जाती है। पैरासोमनिया में पढ़े, जिसमें रैम, नॉन रैम और रैम दोनों टाइप्स में आते हैं, और अदर्स भी आते हैं। तो नर्वस सिस्टम अपने आप अजीबोगरीब काम करने लगता है, तो ये पैरासोमनिया आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। रेस्ट लेग सिंड्रोम है, यहाँ शरीर में कंपन, पैरों का उठ जाना। नार्कोलेप्सी में क्या होता है, मस्तिष्क संबंधी विकार है। नाइट टेरर क्या है, तो रात के समय घर से बच्चे जो होते हैं बहुत जोर से चिल्लाते हैं। नाइट मिरर है, स्वप्न आना, रात का दर्पण। एबनॉर्मल स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, यहाँ पे उठने के बाद जो है अजीब तरीके से व्यवहार करना।
ब्रग्जिंग, यहाँ पे दांत वगैरह बच्चा बजाने लगता है। और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यहाँ उठने के बाद वीकनेस लगना। नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर, यानी कि गैर 24 घंटे नींद जगने विकार, यानी कि नींद नहीं आ रहा है, सो गए हैं फिर भी थकावट आ रही है, यानी नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है, साइकिल सही से नहीं चल रहा है स्लीप का। सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर, समय पर नींद नहीं आना। एक्सेसिव स्लीपनेस, बहुत ज्यादा नींद आना, 10 से 12 घंटा सो जाना। स्लीप अवेकिंग, रात को चलना, सॉरी स्लीप वॉकिंग, रात को चलना। स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी कि फाइट करना, बोलना। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, यानी कि काम बदल जाना दिन रात का, जैसे किसी का शिफ्टिंग हो जाता है, दिन से रात का काम हो गया तो उससे दिक्कत आ जाता है शिफ्टिंग वर्क डिसऑर्डर की वजह से। रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, तो रैम से रिलेटेड जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारा कुछ पढ़ लिए, ये आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, बाकी चीजें भी जो सारा मैं पढ़ा दी हूँ, ठीक है। आपका पूरा स्लीप क्लियर हो गया होगा। ये वेव वाला जो है उसे याद रख लीजिएगा,